मेरी वाइफ सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड मुझसे बेहतर इंसान है, हर दिन उसके साथ हाइकिंग पर जाती रहती है, जिस पर आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे देता है और मैं उसी वक्त डिवोर्स फाइल कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही हम सिविल अफेयर्स ऑफिस से बाहर निकलते हैं, नादिया बिना पीछे देखे कार में बैठ जाती है और तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी होती है। गर्ल, मैं आखिरकार फ्री हो गई हूँ, अपने हस्बैंड को कॉल करो, आज रात हम बाहर जा रहे हैं और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक पूरी तरह वेस्टेड न हो जाएं। जिस पर मुझे बिल्कुल अलग फील होता है। मैं सिर उठाकर साफ नीले आसमान की तरफ देखता हूँ और पहली बार मुझे अपना फ्यूचर साफ दिखाई देता है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, रीफ, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पर कंग्रेचुलेशंस। अब तुम बिलियनेयर सिस्टम से लिंक हो चुके हो। तुम्हारा शुरुआती फंड एक 100 मिलियन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरे कानों में नोटिफिकेशन की तेज आवाज गूंजती है। मैं लगभग उछल पड़ता हूँ। क्या मैं इतना खुश हूँ कि अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं? बीप बीप। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर मैं तुरंत फोन निकालकर बैलेंस चेक करता हूँ और अगले ही पल वहां 100 मिलियन देखकर मेरी आंखें पूरी तरह चौड़ी हो जाती हैं। मेरा दिल अंदर से बुरी तरह धड़क रहा होता है, लेकिन बाहर से मैं खुद को समहाउ कंट्रोल करके रखता हूँ। इसके बाद मैं एम्प्रेस स्पा की तरफ निकल पड़ता हूँ ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकूं। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचता हूँ, तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, रीफ, क्या वो तुम हो? जिस पर मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ और सामने ऐसे इंसान को देखता हूँ जिसे मैं अभी बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वह लिली होती है, नादिया की बेस्ट फ्रेंड। लूज स्पा रॉब में होने के बावजूद उसकी फिगर को इग्नोर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। मैं एक नजर उसकी तरफ देखता हूँ और तुरंत नजरें हटा लेता हूँ। लिली, क्या कोइंसिडेंस है? मेरे पास कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस पर लिली हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। उसकी आवाज में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा थ्रिल भी छिपा होता है। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड नादिया अभी अभी डिवोर्स लेकर अलग हुई है और अब वह उसी एक्स हस्बैंड से ऐसी जगह पर मिल रही होती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर रही हो जो उसे कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद लिली कहती है, हे, मैंने अभी तुम्हारे और नादिया के बारे में सुना। सच में बहुत अफसोस की बात है। इतने सालों बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। जिसके जवाब में मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, सॉरी, फील करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो हमारे बीच चीजें कैसी थीं। अलग होना हम दोनों के लिए राहत है। हम सिर्फ बच्चों की वजह से साथ थे, लेकिन अब वे बड़े हो चुके हैं। जब हम दोनों अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर एक दूसरे को तकलीफ क्यों देते रहें? यह सुनकर लिली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ऑनेस्टली नादिया को कभी समझ ही नहीं आया कि उसके पास क्या था। रीफ, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें उससे भी बेहतर कोई जरूर मिलेगा। मुझे पता होता है कि वह सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए बोल रही है, लेकिन फिर भी मैं सिर हिलाकर उसे थैंक यू कह देता हूँ। इसके बाद मैं कैजुअली पूछता हूँ, वैसे लिली, आजकल क्या कर रही हो? अभी भी उसी सेल्स ऑफिस में हो? जिस पर वह आह भरते हुए जवाब देती है, या अभी भी वहीं हूँ। 5 या 6 साल हो गए, कहीं और जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, क्या हुआ? क्या वह सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है? मैंने तो सुना था वहां सैलरी काफी अच्छी मिलती है। यह सुनकर लिली सिर हिलाती है, रीफ, वो पहले की बात थी। तुम्हें पता ही है मार्केट का हाल। रियल एस्टेट मार्केट अभी लगभग डेड पड़ा है। कोई प्रॉपर्टी बेचना स्ट्रगल बन गया है। हम लोग मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। कोई चांस नहीं। ये बात हजम करना मुश्किल है, मैं जवाब देता हूँ। फिर अचानक मुझे कुछ याद आता है। एक्चुअली घर की बात चली है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर लिली तुरंत इंटरेस्टेड हो जाती है। बोलो रीफ, जो चाहिए मैं अरेंज कर दूंगी। वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चेस्ट पर हल्का सा हाथ मारती है। धप धप, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए बीट मिस कर देता है। मैं जल्दी से नजरें हटाकर पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई फुली फर्निश्ड यूनिट है जिसमें सीधे शिफ्ट हुआ जा सके? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। ऑफ कोर्स रीफ, तुम घर ढूंढ रहे हो? यह नादिया और मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है। जाहिर है अब मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जवाब देता हूँ, जिस पर लिली तुरंत बोल पड़ती है, एब्सोल्युटली, अभी चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और अगले ही पल वह स्टीम रूम को पूरी तरह भूलकर मेरा हाथ पकड़ती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है। मैं उसे रोकते हुए कहता हूँ, अरे मैंने अभी कुछ यूज भी नहीं किया। जिस पर वह बिना रुके जवाब देती है, घर ढूंढना ज्यादा जरूरी है, पहले जगह फिक्स करते हैं, फिर वापस आकर आराम से एंजॉय करना। इसके बाद वह चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। मुझे उसकी बात सही लगती है। अब भले ही मेरे अकाउंट में बहुत पैसा आ चुका है, लेकिन मैं सड़क पर रहने वाला नहीं हूँ। वैसे भी घर खरीदना मेरी प्लानिंग में था, और जब लिली खुद इतनी एक्साइटेड है तो प्रॉपर्टी देख लेने में क्या बुराई है। मैं लॉबी में मुश्किल से कुछ मिनट बैठता हूँ कि तभी लिली वापस आ जाती है। सिंपल सा ऑफिस आउटफिट पहनने के बावजूद वह उसे भी बेहद अट्रैक्टिव बना देती है। जिस पर मैं धीरे से सांस लेकर खुद को काम करने की कोशिश करता हूँ। तुम यहाँ कैसे आई थी? मैं पूछता हूँ। कैब से। और तुम? वह जवाब देती है, मैं बाइक से आया हूँ। मैं कहता हूँ। फिर वह आसपास देखते हुए पूछती है, तो क्या हम अलग अलग चलें और ऑफिस के बाहर मिलें? लेकिन मैं जवाब देने के बजाय अपनी नई टी मैक्स 560 की तरफ बढ़ जाता हूँ, जिसे देखकर लिली अचानक रुक जाती है। रुको, क्या ये तुम्हारी राइड है? ये अभी हाल ही में खरीदी है। मैं हेलमेट पहनते हुए कैजुअली जवाब देता हूँ, जिस पर उसकी नजरें पूरी बाइक पर घूमती रहती हैं। ये तो बहुत कूल है,
इसकी कीमत कितनी होगी? उसे मोटरसाइकिल्स की ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन ये देखकर साफ समझ आ रहा होता है कि यह कोई सस्ती मशीन नहीं है। तभी बगल में एक हार्ले आकर रुकती है। राइडर हेलमेट उतारते हुए कहता है, ब्रो कमाल की राइड है। ये नई टी मैक्स 560 है ना? मैं सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह आगे कहता है, इसे खरीदना आसान नहीं होता। ऑन रोड कम से कम 170 से 180,000 तक जाती होगी। उसने यह बात कैजुअली कही होती है, लेकिन लिली एक एक शब्द सुन लेती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि इस मोटरसाइकिल की कीमत इतनी ज्यादा है, उसकी आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। वह 6 साल से ज्यादा समय से हेनरियल्टी में काम कर रही होती है। पिछले साल उसने बहुत सोचने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पर एक छोटी हैचबैक खरीदी थी, लेकिन यहाँ एक 2 व्हीलर की कीमत ही उसकी 2 कारों के बराबर निकल रही होती है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे पॉसिबल है। फिर उसकी नज़र मेरी तरफ जाती है, और यहीं उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है। नादिया हमेशा कहती थी कि मैं अपनी पूरी सैलरी हर महीने घर दे देता हूँ, खुद पर 500 से ज्यादा कभी खर्च नहीं करता। लेकिन अब मैं डिवोर्स के तुरंत बाद डिजाइनर क्लॉथ्स पहने खड़ा होता हूँ और एक एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल चला रहा होता हूँ, जिस पर लिली के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। क्या रीफ सीक्रेटली रिच है? क्या वह इतने सालों से सिर्फ सिंपल बनने का नाटक कर रहा था? लेकिन नादिया काफी स्मार्ट थी, फिर वह इतने सालों तक यह बात कैसे नहीं समझ पाई? यह सोचकर लिली को लगता है जैसे उसने किसी बहुत बड़े सीक्रेट की झलक देख ली हो। इसके बाद वह अचानक पूछती है, रीफ क्या मैं तुम्हारे साथ राइड कर सकती हूँ? कैब ढूंढना बहुत हेडेक है और ये ज्यादा फास्ट भी रहेगा। श्योर, बैठ जाओ। मैं ज्यादा सोचे बिना जवाब देता हूँ और पीछे वाली सीट पर हाथ मारकर उसे बुलाता हूँ, जिस पर लिली बाइक पर बैठ जाती है। वह कुछ पल मेरी पीठ को देखती रहती है, जैसे सोच रही हो क्या करे। फिर धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाती है और मेरी कमर को पकड़ लेती है। जैसे ही उसकी नरम उंगलियां मेरी साइड्स को छूती हैं, मेरे शरीर में हल्का सा झटका दौड़ जाता है। लेकिन मैं उस ख्याल को तुरंत दिमाग से निकाल देता हूँ और ट्रैफिक पर फोकस करते हुए बाइक आगे बढ़ा देता हूँ। कुछ देर बाद हम सेल्स ऑफिस की लॉबी में पहुंचते हैं, जिस पर लिली तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाती है। वह एक मोटी प्रॉपर्टी बाइंडर निकालती है और उसके पेजेस पलटते हुए पूछती है, रीफ किस तरह की प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, फुली फिनिश्ड, मूव इन रेडी, लेकिन रेंट नहीं। अगर पसंद आई तो सीधे खरीदूंगा। यह सुनते ही लिली पूरी तरह स्टन रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिवोर्स के तुरंत बाद रीफ प्रॉपर्टी खरीदने निकलेगा। उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर मेरे अंदर हल्की सी सेटिस्फैक्शन उठती है। लेकिन सच कहूं तो मुझे लिली का यह साइड बुरा नहीं लगता। हम सब एडल्ट्स हैं, हर किसी के अपने मोटिव्स होते हैं, खासकर लिली जैसी स्मार्ट और अट्रैक्टिव वुमन के। उसके रिएक्शंस बार बार देखना ऑनेस्टली काफी एंटरटेनिंग लग रहा होता है। इसके बाद मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, रेंट लेना बहुत ट्रबल है, आखिर बार बार शिफ्ट करना ही पड़ता है। चेक करो कि जेड रिवर एस्टेट में कोई फुल फ्लोर यूनिट अवेलेबल है या नहीं, फुली फिनिश्ड और रेडी टू मूव इन। मैं रेनोवेशन के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनते ही लिली को लगता है शायद उसने गलत सुना है। जेड रिवर एस्टेट? वह मन ही मन दोहराती है, क्योंकि जेड रिवर एस्टेट पूरे सिटी का सबसे प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल एड्रेस माना जाता है। रिवर के किनारे, डाउनटाउन के बिल्कुल सेंटर में होने के बावजूद वहां प्राइवेसी और शांति दोनों मिलती हैं। वहां ज्यादातर लो राइज एलिवेटर टाउन होम्स होते हैं, जो 6 मंजिल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, और सबसे बीच में मौजूद क्राउन यूनिट्स तो और भी शानदार होते हैं। विशाल फुल फ्लोर सूट्स, जिनका एरिया 600 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा होता है। लिली पहले भी क्लाइंट्स को जेड रिवर एस्टेट के मॉडल यूनिट्स 2 बार दिखा चुकी होती है, जिस पर हर बार वहां की लग्जरी देखकर उसकी सांसें तक रुक जाती थीं और दिल में जेल सी भर जाती थी। लेकिन अब वही रीफ, जो हमेशा दुनिया का सबसे सिंपल और माइल्ड मैनर्ड इंसान लगता था, जेड रिवर एस्टेट का पूरा फुल फ्लोर यूनिट खरीदने की बात कर रहा होता है, जिस पर उसे खुद यकीन नहीं होता कि वह सपना देख रही है या हकीकत। रीफ, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? लिली हकलाते हुए पूछती है। जेड रिवर एस्टेट में प्राइस लगभग 30,000 पर स्क्वायर मीटर है। सबसे छोटा फुल फ्लोर यूनिट भी 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर शुरू होता है, जिस पर मैं भौं उठाकर कहता हूँ, सिर्फ 200? ये तो थोड़ा छोटा है। मैं कुछ याद करते हुए आगे कहता हूँ, मुझे याद है ओरिजिनल मार्केटिंग मटेरियल में सेंटर ब्लॉक वाला क्राउन यूनिट 680 स्क्वायर मीटर फुली फर्निश्ड बताया गया था। क्या वह अभी भी अवेलेबल है? यह सुनते ही लिली की आवाज लड़खड़ा जाती है। रीफ, तुम उसी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। और क्या वजह हो सकती है? मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ। कुछ देर बाद हम यूनिट 601 के सामने पहुंच जाते हैं, जिस पर लिली हल्के कांपते हाथों से डोर खोलती है, मुझे शू कवर्स देती है और हम दोनों अंदर चले जाते हैं। हम अभी मेन हॉल तक पहुंचे भी नहीं होते कि ग्रैंड एंट्रीवे देखकर मैं वहीं रुक जाता हूँ। इसके मुकाबले मेरा पुराना 106 स्क्वायर मीटर वाला 3 बेडरूम अपार्टमेंट किसी शू बॉक्स जैसा लगता है। इसके बाद हम मास्टर बेडरूम में पहुंचते हैं। जैसे ही मेरी नजर उस विशाल 2.2 मीटर सॉलिड वुड बेड पर पड़ती है, मेरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और भी गहरा हो जाता है। इतना बड़ा बेड देखकर मन में एक ही ख्याल आता है,
सही कंपनी के साथ यह और भी बेहतर लगेगा। जिस पर मेरी नजर अनजाने में बगल में खड़ी लिली की तरफ चली जाती है। सच कहूं तो मिड 30s में होने के बावजूद उसके अंदर जो अट्रैक्शन है वह कई यंगर वुमेन में भी नहीं मिलता। कम से कम 85 आउट ऑफ 100 तो आराम से। शायद उसे मेरे देखने का एहसास हो जाता है। जिस पर उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं, लेकिन वह नजरें नहीं हटाती, बल्कि उसकी आंखों में खुशी की एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। इसके बाद हम बाकी यूनिट का भी जल्दी से टूर पूरा करते हैं और जो कुछ मैं देखता हूं उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता हूं। इस जगह की कीमत कितनी है? फाइनल प्राइस मैं पूछता हूं। 30 मिलियन, लिली धीरे से जवाब देती है। अगर चाहो तो पहले कुछ और यूनिट्स भी देख सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैं तुरंत जवाब देता हूं। यही वाला चाहिए? पेपर वर्क शुरू करते हैं। मैं ये बात ऐसे कहता हूं जैसे लंच ऑर्डर कर रहा हूं। जिस पर लिली की आंखें फिर से चौड़ी हो जाती हैं। रुको रीफ, तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो? ये 30 मिलियन है तो? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मुझे ये पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम कहो कि यह सेल के लिए अवेलेबल नहीं है? लिली मुझे कुछ सेकंड तक देखती रहती है। उसे बार बार शॉक्ड होते देखना अब मेरा नया गिल्टी प्लेजर बन चुका होता है। आखिरकार वह धीरे से सिर हिलाती है और पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ नीचे चली जाती है। पूरे रास्ते वह जैसे किसी ट्रांस में होती है और तभी होश में आती है जब मैं अपना कार्ड निकालता हूँ। जेड रिवर एस्टेट का क्राउन यूनिट, सेल प्राइस 30 मिलियन। यह डील पूरी सेल्स ऑफिस में हलचल मचा देती है। पूरा सेल्स फ्लोर हमारे आसपास इकट्ठा हो जाता है। जिस पर मैं कार्ड मशीन में कार्ड डालता हूं और पिन अटेंशन पर पिन एंटर करता हूं। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। अगले ही पल मशीन से लंबी रिसीट बाहर निकलती है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रीफ, अब आप जेड रिवर एस्टेट के सबसे डिस्टिंग्विश्ड रेजिडेंट हैं। मैनेजर पूरे स्टाफ के साथ झुककर मुझे कंग्रेचुलेट करता है, जिस पर सबके चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन होता है, यह सच में बिक गया, वाकई बिक गया। लिली यह सब देखकर मुश्किल से निगल पाती है। तभी मैनेजर उसकी तरफ मुड़ता है। लिली, मिस्टर रीफ अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंट हैं। आज से तुम उनकी डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन रहोगी। मिस्टर रीफ को जो भी चाहिए होगा तुम उसे पूरा करोगी। नो एक्सेप्शंस। मैनेजर पूरी सीरियसनेस के साथ यह बात कहता है, जिस पर खासकर नो एक्सेप्शंस वाले शब्द लिली के दिमाग में अलग ही असर छोड़ते हैं। उसके चेहरे पर तुरंत लालिमा फैल जाती है और वह धीरे से सिर हिला देती है। इसके बाद हम हगन रियल्टी से बाहर निकलते हैं। लिली फिर से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है, लेकिन इस बार वह बिना किसी हेजिटेशन के मेरी कमर पकड़ लेती है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है वह कुछ सेकंड रुकती है और फिर धीरे से खुद को मेरी पीठ से सटा लेती है। मैं रोड पर फोकस कर रहा होता हूं कि तभी अपनी पीठ के दोनों तरफ नरम और गर्म प्रेशर महसूस करता हूं, जिस पर मेरे हाथ लगभग हैंडलबार से फिसल जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि बाइक की स्टेबिलिटी कमाल की होती है, वरना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। पीछे बैठी लिली का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह खुद को सीधा बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल जेड रिवर एस्टेट का 680 स्क्वायर मीटर वाला क्राउन यूनिट उसके दिमाग में घूम जाता है और फिर वह खुद को दूर नहीं कर पाती। आखिर में वह बस अपना चेहरा मेरी पीठ में छिपा लेती है। मेरी प्रीमियम लेदर जैकेट की खुशबू उसके आसपास फैल जाती है, जिस पर उसे हल्का चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद हम सिल्वर बे मॉल पहुंचते हैं, सिटी का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी शॉपिंग सेंटर। कुछ घंटे पहले ही मैं यहाँ 2 लाख से ज्यादा खर्च करके खुद के लिए शॉपिंग कर चुका होता हूँ और अब मैं फिर से यहाँ आ गया होता हूँ। पहले के दिनों में तो मैं साल में 2 बार भी ऐसी जगह आने की सोच नहीं सकता था। हम दोनों साथ साथ अंदर चलते हैं, जिस पर रास्ते में कई आदमी हमें देखकर जेलसी भरी नजरों से देखते हैं। इसके बाद हम सीधे 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं। लिली की सलाह पर मैं 4 सेट्स प्रीमियम बेडिंग खरीदता हूं और साथ में कई हाउस होल्ड एसेंशियल्स भी ले लेता हूं। फिर देखते ही देखते 1 लाख से ज्यादा और खर्च हो जाते हैं। लिली बिना पलक झपकाए मुझे शॉपिंग करते देखती रहती है और हर परचेज के साथ उसकी आंखें और चमकने लगती हैं। साथ ही वह धीरे धीरे मेरे और करीब भी आने लगती है। जिस आदमी को वह इतने सालों से जानती थी वह अब उसे पूरी तरह अलग इंसान लगने लगा होता है। लंबा, अट्रैक्टिव और सीक्रेट्स से भरा हुआ। ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें जानने की उसकी इच्छा हर मिनट बढ़ती जा रही होती है। बेडिंग के बैग्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि स्टोर वाले डिलीवरी सर्विस अरेंज कर देते हैं, जिस पर मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ, एड्रेस छोड़ता हूँ और बिना दोबारा सोचे आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद मैं लिली को लेकर 2nd फ्लोर पर पहुंचता हूँ, जहां लग्जरी बुटीक्स की पूरी लाइन लगी होती है। मैं सीधे एक फ्लैगशिप स्टोर में घुस जाता हूँ। लिली बैग्स और डिजाइनर क्लॉथ्स को ऐसे देख रही होती है जैसे बरसों से उन्हें चाहती हो, जिस पर मैं कैजुअली डिस्प्ले से एक विमेंस हैंडबैग उठा लेता हूँ। तभी सेल्स एसोसिएट मुस्कुराकर कहती है, सर ये हमारे लेटेस्ट सीजन का विमेंस क्लच है, आपकी कंपेनियन पर यह बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। प्राइस 28,000 है। मैं लेता हूँ। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलता हूँ, कार्ड निकलता है, पेमेंट होती है, काम खत्म। इसके बाद मैं बैग लेकर सीधे लिली को दे देता हूँ, तुम्हारे लिए। जिस पर लिली की आंखें चमक उठती हैं। सच में? वह हैरानी से पूछती है, तुम पूरे दिन मेरे साथ घूम रही हो, इसे एक छोटा सा थैंक यू समझ लो। मैं मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हल्की थपकी देता हूँ। थैंक यू रीफ। लिली खुशी से लगभग चमक उठती है। वह बैग को बार बार पलटकर देखने लगती है और हर सेकंड उसके प्यार में और डूब चली जाती है। लेकिन तभी एक तेज महिला आवाज पूरे स्टोर में गूंजती है, लिली तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो?
जिस पर लिली तुरंत सिर उठाती है और सामने नादिया को खड़ा देखती है। किस्मत का खेल देखो, नादिया के बगल में वही आदमी खड़ा होता है जिसे लिली अच्छी तरह जानती है, ड्रैक, नादिया का पहला प्यार। अगले ही पल हम चारों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है। लगभग 10 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर आखिरकार नादिया चुप्पी तोड़ती है। ये सब क्या है? उसकी आवाज आरोपों से भरी होती है। तुम लिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी नजर पहले ही लिली के हाथ में मौजूद लग्जरी बैग पर पड़ चुकी होती है। लेटेस्ट सीजन का मॉडल, कम से कम 20 से 30 हजार का। नादिया हमेशा से अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ साइलेंटली कंपेट करती आई थी, जिस पर ड्रैक द्वारा अभी अभी खरीदा गया 6000 वाला बैग अचानक बेहद सस्ता लगने लगता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि जिस आदमी से उसने अभी डिवोर्स लिया है, वही आदमी अब उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। उसके अंदर का गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है। मैं उसकी तरफ और उसके बगल में खड़े ड्रैक की तरफ पूरी इंडिफरेंस के साथ देखता हूँ। फिर शांत आवाज में कहता हूँ, नादिया, क्या तुम भूल गई हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? मैं किसके साथ समय बिताता हूँ, यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इसके बाद मेरी नजर ड्रैक पर जाती है और मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, वैसे कंग्रेचुलेशंस, अब तुम दोनों खुलकर साथ रह सकते हो। अब बिजनेस ट्रिप्स और लेट नाइट वर्क जैसी बेकार एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही नादिया के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव दिखाई देता है। शर्म इसलिए क्योंकि उसकी पोल सबके सामने खुल रही होती है, और गुस्सा इसलिए क्योंकि जिस आदमी को वह सालों से दबाकर रखती आई थी, वही अब उसे इस तरह जवाब दे रहा होता है। झूठ बोलना बंद करो, नादिया तुरंत चिल्लाती है। ड्रैक और मैं सिर्फ दोस्त थे। मुझे हमेशा से पता था कि तुम पेटी इंसान हो। ऊपर से भले ही हार्मलेस दिखते हो, लेकिन अंदर से हमेशा ट्विस्टेड रहे हो। अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। जिस पर मैं चुपचाप खड़ा उसे टूटते हुए देखता रहता हूँ, क्योंकि यही उसका सबसे पसंदीदा काम रहा है, मुझे नीचा दिखाना। मैं ये सीन पिछले 16 सालों से देखता आ रहा हूँ। मुझे इसकी एक एक लाइन याद है। 16 साल, और इस औरत में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। उसके दिमाग में हमेशा मैं ही गलत रहा हूँ। हमेशा मैं ही वह इंसान रहा हूँ जो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाया, और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह उसे अटैक में बदल देती है। वह कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होता तो शायद सालों पहले ही टूट चुका होता। जिस पर मैं शांत खड़ा रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि वह अपनी पूरी बात खत्म कर ले। हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है और क्या नहीं, इसका जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। मैं बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, जो सोचना है सोचो, मुझे कहीं जाना है, तुम लोग अपना आफ्टरनून एंजॉय करो। इतना कहकर मैं मुड़ता हूँ और सीधे स्टोर से बाहर निकलने लगता हूँ, जिस पर नादिया मेरी पूरी तरह शांत और बेपरवाह एक्सप्रेशन को देखती रहती है, और उसके सीने में जल रही आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठती है। अजीब बात यह होती है कि डिवोर्स होने के बाद भी, सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी, मुझे इस तरह देखकर वह अंदर से बुरी तरह तिलमिला उठती है। वही आदमी जिसे उसने हमेशा वर्थलेस समझा, वही आदमी जिसे उसने कभी सीरियस लिया ही नहीं, आज वही आदमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है। जिस पर उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, इसमें आखिर ऐसा क्या है जिस पर इसे गर्व हो रहा है? उसे पूरा यकीन था कि ड्रैक के साथ खुद को देखकर मैं टूट जाऊंगा। उसे उम्मीद थी कि मेरे चेहरे पर रिग्रेट होगा, जेलसी होगी, गुस्सा होगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक भी रिएक्शन नहीं, एक भी ऐसी चीज नहीं जो वह देखना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, डिवोर्स वाले दिन ही मैं किसी दूसरी वुमन के साथ शॉपिंग कर रहा होता हूँ, और वह वुमन उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड निकलती है। यह सोचकर नादिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे ही मैं उसके पास से निकलता हूँ, वह खुद को रोक नहीं पाती और मेरा हाथ पकड़ लेती है। मेरी बात सुनो, वह गुस्से में कहती है, जब तक यह बात क्लियर नहीं होती तुम कहीं नहीं जा रहे। जिस पर मैं भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। नादिया, तुम्हें हुआ क्या है? क्या है? हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे यह बात तुम्हें बार बार याद दिलानी पड़ेगी? लेकिन नादिया मेरी बात सुन ही नहीं रही होती, क्योंकि उसी समय उसकी नजर मेरी जैकेट पर पड़ती है, और अगले ही पल वह वहीं ठिठक जाती है। वही ब्रांड, वही जैकेट, स्टोर के मैनकेन पर बिल्कुल वैसी ही जैकेट लगी होती है। प्राइस टैग 28,000, जिस पर नादिया की आंखें फैल जाती हैं। बाकी कपड़े भी किसी तरह सस्ते नहीं लग रहे होते। लग्जरी ब्रांड्स की पहचान करने में तालिया हमेशा माहिर रही है, इसलिए वह तुरंत समझ जाती है कि मैं जो पहन रहा हूं वह सब बेहद महंगा है, और यह देखकर उसके अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। मैं इतने महंगे कपड़े पहन रहा हूं, जबकि वह खुद कभी इतनी रकम खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसकी सबसे महंगी ड्रेस भी मुश्किल से 10,000 से थोड़ी ज्यादा की थी। गुस्से में वह यह तक भूल जाती है कि मेरे लिए जो कपड़े वह खरीदती थी वे ज्यादातर चीप ऑनलाइन डील्स होते थे, मुश्किल से कुछ 100 युआन के, कभी कभार ही थोड़ा महंगे। तभी वह लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ओह, तो यह बात है, तुम इतने सालों से मुझसे पैसे छिपा रहे थे इन्हीं कपड़ों पर खर्च करने के लिए। पैसे कहाँ से आए? कितना पैसा छिपा कर रखा हुआ है? मुझे जवाब दो। जिस पर मैं उसे कुछ सेकंड तक देखता रहता हूँ। नादिया,
मैं धीरे से कहता हूँ, एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं क्या पहनता हूँ और किसके साथ रहता हूँ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो? इसके बाद मेरी नजर पीछे खड़ी लिली पर जाती है। वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ी होती है, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैं हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुलाता हूँ, लेकिन अंदर से बुरी तरह उलझी हुई होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अभी अभी उसे अपने एक्स हस्बैंड के साथ पकड़ लिया है। ऊपर से उसने मुझसे इतना महंगा गिफ्ट भी ले लिया होता है, जिसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। वह समझ नहीं पा रही होती कि नादिया से क्या कहे, लेकिन फिर उसे आज का पूरा दिन याद आता है, और सबसे ज्यादा जेड रिवर एस्टेट का 30 मिलियन वाला क्राउन यूनिट, जिस पर कुछ सेकंड की अंदरूनी लड़ाई के बाद वह धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, असल में मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुन लो। इसके बाद मैं नादिया की तरफ देखता हूँ। लिली रियल एस्टेट में काम करती है। आज दोपहर मैंने उसकी कंपनी के थ्रू जेड रिवर एस्टेट में एक यूनिट खरीदा है, और उसकी कंपनी ने उसे मेरे लिए बेडिंग और बाकी सामान सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यह सुनते ही नादिया का चेहरा बदल जाता है। क्या? वह लगभग चिल्ला पड़ती है। तुमने घर खरीदा, और वो भी जेड रिवर एस्टेट में? उसकी आवाज कई लेवल ऊपर चली जाती है। आखिर जेड रिवर एस्टेट पूरे सिटी का सबसे चर्चित लग्जरी प्रोजेक्ट होता है। प्राइम लोकेशन, अल्ट्रा लग्जरी, जिस पर अब तक चुप खड़ा ड्रैग भी बोल पड़ता है। तुमने जेड रिवर एस्टेट में घर खरीदा? वह हंसने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तो मजेदार है। उसके चेहरे पर छिपी हुई मकावरी साफ दिखाई दे रही होती है। तुम्हें पता भी है वहां प्राइस पर स्क्वायर मीटर कितना है? ड्रैग बिल्कुल नहीं रुकता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं नादिया का एक्स हस्बैंड हूं। आखिर वह मेरे बारे में बहुत पहले से जानता था। उसके दिमाग में मेरी इमेज हमेशा एक ही रही थी, एक ऐसा आदमी जो नादिया के सामने कभी आवाज नहीं उठाता, जो हमेशा दबा रहता है, जिसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक छोटी कंपनी में काम करने वाला साधारण एम्प्लॉय, जो 10 साल से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मिडिल मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाया। ड्रैग की नजर में मैं हमेशा एक नोबॉडी रहा हूं, और इसी वजह से आज भी वह मुझे आसानी से मॉक कर रहा होता है। जब उसकी बात खत्म होती है, मैं धीरे से उसकी तरफ देखता हूं, बस एक नजर। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजर पड़ते ही ड्रैग को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा रीफ अब पहले वाला रीफ नहीं होता। मैंने उससे अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा होता, फिर भी मेरी मौजूदगी में एक अजीब सा दबाव होता है जो उसे असहज कर देता है। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखता हूँ, फिर नजरें हटा लेता हूँ। मुझे यहाँ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसके लायक ही नहीं है। एक मीडियम लेवल होटल ओनर, जिसकी कुल नेटवर्थ मुश्किल से 20 से 30 मिलियन होगी। कभी ऐसा वक्त था जब ड्रैग जैसा आदमी मुझे बहुत बड़ा लगता, लेकिन अब मेरे अकाउंट में पड़े लगभग 70 मिलियन को छोड़ भी दें तो बिलियनियर सिस्टम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं बात नहीं बढ़ाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मामला खत्म हो गया। आखिर मैं भी एक आदमी हूं। हर इंसल्ट, हर ह्यूमिलेशन, हर हिसाब मैंने सब याद रखा है, और एक दिन सबका हिसाब बराबर होगा। फिलहाल थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। यह सोचकर मैं लिली की तरफ देखता हूँ। चलो इन्हें खुद बता दो। लिली इसी मौके का इंतजार कर रही होती है। वह नर्वस जरूर होती है, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। वह नादिया की तरफ देखती है और फिर गहरी सांस लेकर कहती है, नादिया, मुझे सच में अफसोस है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे हाथ में गोल्ड माइन था और तुमने खुद उसे जाने दिया। इसके बाद वह तुरंत प्रोफेशनल मोड में चली जाती है और ड्रैग की तरफ मुड़कर मुस्कुराती है। मिस्टर रीफ ने आज दोपहर जेड रिवर एस्टेट बिल्डिंग 6 का क्राउन यूनिट 30 मिलियन में फुल पेमेंट करके खरीदा है। 680 स्क्वायर मीटर, फुली फर्निश्ड, फुल फ्लोर यूनिट, और अब वह हमारे सबसे डिस्टिंग्विश्ड क्लाइंट हैं। यह सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। स्टोर में मौजूद हर आवाज जैसे गायब हो जाती है। नादिया और ड्रैक दोनों वहीं जमे रह जाते हैं। उनके चेहरे पर साफ शौक दिखाई दे रहा होता है, खासकर नादिया। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे 30 मिलियन और 680 स्क्वायर मीटर वाले शब्द सीधे उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़े हों। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं, बिना उसे एहसास हुए। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। पहला रिएक्शन यही होता है, ये झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक साथ रहने के बाद उसे पूरा यकीन था कि वह रीफ को सबसे बेहतर जानती है। उसके हर अकाउंट की जानकारी उसे होती थी, हर खर्च की जानकारी होती थी। 30 मिलियन, जिस आदमी के पास 30 युआन तक छिप नहीं सकते थे, वह अचानक 30 मिलियन कैसे निकाल सकता है? लेकिन लिली का एक्सप्रेशन इतना कॉन्फिडेंट होता है कि झूठ लग ही नहीं रहा होता। और वैसे भी ऐसी बात वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है, जिस पर नादिया अपनी नजरें मुझ पर जमा देती है। स्टोर का सारा शोर जैसे गायब हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी मुट्ठियां सफेद पड़ जाती हैं। फिर वह दांत भींचकर धीरे धीरे बोलती है, 30 मिलियन? तुम्हें 30 मिलियन कहां से मिले? उसकी आवाज में शौक भी होता है, गुस्सा भी, और पूरा डिसबिलीफ भी। मैं उसे देखता हूँ, वही पुराना एटीट्यूड, वही सुपीरियरिटी, वही नजरें जिनसे वह पिछले 16 सालों से मुझे देखती आई है, जिस पर मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ।
16 साल, पूरा 16 साल मैंने इसी दबाव में बिताए हैं, और आज जो कुछ हो रहा है वह मुझे बेहद फेमिलियर लगता है। मैं उससे भी बेहतर समझता हूँ कि 30 मिलियन का मतलब उसके लिए क्या है। मैं उसकी आवाज में सुन सकता हूँ कि वह उस नंबर को बोलते वक्त तकलीफ महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं बचा है। वह दबाव जो कभी मेरे ऊपर था वह इतिहास बन चुका है। अब मुझे अपनी बेटी की फीलिंग्स के लिए खुद को रोकने की जरूरत नहीं। अब मुझे अपनी प्राइड निगलकर एक टूटी हुई मैरिज को ढोने की जरूरत नहीं। जिस पर मैं बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, मैंने कमाया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं हर शब्द बेहद हल्के अंदाज में बोलता हूँ। फिर मेरी नजर धीरे धीरे नादिया और ड्रेक दोनों पर घूमती है। नादिया, सिर्फ इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं था। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जो कुछ तुमने किया है उसके बाद भी क्या सच में तुम्हारे अंदर मुझसे यह सवाल पूछने की हिम्मत है? मैं उसके रिएक्शन का इंतजार नहीं करता। मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि 16 साल तक उसकी हर बात मानने वाला आदमी उससे इस तरह दूर चला जाएगा। हे, तुम मेरी बात सुन लो, जब तक तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं करते तब तक यह खत्म नहीं हुआ है। जिस पर उसकी तेज आवाज मेरे पीछे से गूंजती है। मैं बिना मुड़े बस एक बार हाथ हिला देता हूँ। मेरा दिमाग अब पूरी तरह किसी और जगह पर है। एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है, और मैं इस औरत को अब अपनी जिंदगी पर एक पल के लिए भी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। इसके बाद, मेरे जाने के बाद तीनों वहीं अजीब सी खामोशी में खड़े रह जाते हैं। लिली माहौल को शांत करने की कोशिश करती है, जिस पर नादिया और भी ज्यादा भड़क जाती है। वह लगातार बोलती जाती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि आसपास लोगों की भीड़ जमा हो रही है। वह हमारी शादी में मेरी हर उस गलती को गिनाना शुरू कर देती है जो उसके हिसाब से मैंने की थी। यह देखकर लिली बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और मन ही मन धीरे से सिर हिलाती है। वह नादिया को काफी समय से जानती है और उसके गुस्से को अच्छी तरह समझती है, लेकिन आज रीफ ने जो किया, यानी कैश में उस पेंट हाउस को खरीद लिया, उसने नादिया के दिल पर ऐसी चोट की है जैसी पहले कभी किसी चीज ने नहीं की थी। वरना वह कभी भी खुद को इतने लोगों के सामने इस तरह बिखरने नहीं देती। आखिर उसकी पूरी जिंदगी उसकी इमेज के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैक ठंडी नजरों से यह सब देख रहा होता है। जो कुछ वह देख रहा है उसे देखकर उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन दिखाई देने लगती है। असल में नादिया के साथ उसका रिश्ता कभी भी सीरियस नहीं था। वह खूबसूरत थी, और यह बात कि वह किसी और की वाइफ थी उसके लिए एक अलग ही फॉरबिडन थ्रिल लेकर आती थी, जैसे कोई लाइन क्रॉस करने का रोमांच। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नादिया सच में डिवोर्स ले लेगी, फिर खुशी से चमकती हुई उसके पास आएगी और मैरिज की बातें शुरू कर देगी। और अब ऊपर से मॉल के बीचों बीच यह मल्टडाउन, जिस पर उसके दिल में नादिया के लिए जो थोड़ी बहुत वार्मथ बची थी वह भी तेजी से खत्म होने लगती है। और फिर उसे पब्लिक में एमे इस तरह पूरी तरह कंट्रोल खोते हुए देखकर उसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा फील होता है। पहली बार उसे सच में उस आदमी के लिए बुरा लगता है जो अभी बिना पीछे देखे वहां से चला गया। आखिर किसी ऐसे इंसान के साथ पूरे 16 साल तक रहना जो हर वक्त इतना एक्सप्लोजिव और इरेशनल हो, कोई आसान बात नहीं थी। इसके बाद उन दोनों में से कोई भी नादिया को पैक्ड मॉल के बीच और तमाशा करने नहीं देता। भीड़ लगातार बढ़ रही होती है, लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और मॉल सिक्योरिटी भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। कभी समझाते हैं, कभी मनाते हैं, और आखिरकार किसी तरह उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जब नादिया आखिरकार थोड़ी शांत होती है तब लिली अकेले एक कैब लेती है और उस पुराने किराए के अपार्टमेंट में वापस लौट जाती है जहां वह कई सालों से रह रही है। देर रात वह अपने छोटे से सिंगल बेड पर लेटी करवटें बदलती रहती हैं। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब होती है। दोपहर के सारे सीन बार बार उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। फिर उसकी नजर उस लिमिटेड एडिशन बैग पर पड़ती है जिसे उसने बड़ी सावधानी से शेल्फ पर रखा हुआ है। हल्की और गर्म रोशनी में वह बैग बेहद एलिगेंट दिखाई देता है, लेकिन इस छोटे भरे हुए 50 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट में वह पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस लगता है। जिस पर अचानक रीफ का चेहरा उसके दिमाग में उभर आता है, उसी के साथ उस 680 स्क्वायर मीटर वाले पेंट हाउस की पूरी तस्वीर भी। वह बार बार आज के रीफ के एक्सप्रेशन के बारे में सोचती रहती है। उसकी वे शांत और गहरी आंखें जो जैसे उससे कहीं ज्यादा कह रही थीं जितना उसने शब्दों में कहा था। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक और रेकलेस ख्याल जन्म लेने लगता है। जिस पल वह ख्याल पूरी तरह बनता है वह खुद ही चौंक जाती है। तुम क्या सोच रही हो? वह नाडिया का एक्स हस्बैंड है। लेकिन तुरंत दूसरा ख्याल सामने आता है, लेकिन वह पेंट हाउस, वह तो सांसें रोक देने वाला है। नहीं, मैं नादिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सच में लिली, जरा खुद को देखो। इतने साल इस शहर में बिताने के बाद भी तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं है। तुम्हारी ये जिंदगी आखिर तुम्हें कहाँ लेकर पहुंची है? और वैसे भी अब वे दोनों डिवोर्स ले चुके हैं, दोनों फ्री हैं। फिर आखिर तुम्हें कौन रोक रहा है? मौका तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर इसे जाने दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। जिस पर उसके दिमाग की दोनों आवाजें
लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। काफी देर बाद लिली लंबी और गहरी सांस छोड़ती है। उसकी नजर फिर से शेल्फ पर रखे बैग की तरफ चली जाती है, जैसे उस बैग में कोई अजीब सी ताकत हो। आखिर वही उसकी सोच का पलड़ा पूरी तरह बदल देता है। इसके बाद वह अपना फोन उठाती है, रीफ का नंबर ढूंढती है और उसे कॉल कर देती है। दूसरी तरफ रीफ आराम से हंसते हुए कॉल उठाता है। उसकी आवाज सुनकर ही लिली समझ जाती है कि आज का सारा ड्रामा उसे जरा भी अफेक्ट नहीं कर पाया है। रीफ, तुम सच में चीजों को बहुत ग्रास के साथ हैंडल करते हो। नादिया कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाती है। वह कभी किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। सच कहूं तो जिस तरह वह तुम्हारे साथ बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे भी बुरा लगता था। कोई बात नहीं, अगर वह कभी तुम्हारे पीछे पड़ी तो मैं उसे समझा दूंगी। यह कहते ही लिली के गाल हल्के से गर्म हो जाते हैं। दोस्त की बुराई करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी, लेकिन पहली बार वह यह सब अपनी दोस्त के एक्स हस्बैंड से कह रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे लिए बुरा लगता था जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया था, जिस पर वह अपनी शर्ट का किनारा उंगलियों में घुमाने लगती है। उसकी नजर नीचे झुकी होती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है और दिमाग में अनगिनत ख्याल घूम रहे होते हैं। वह सोच रही होती है कि रीफ आखिर उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। दूसरी तरफ मैं अपने नए घर के काउच पर आराम से बैठा होता हूँ और फोन के किनारे पर उंगली फेर रहा होता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड जरूर होता हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी दूर तक चली जाएगी, लेकिन फिर आज पूरे दिन उसने जो कुछ किया था उसे याद करके मुझे ज्यादा हैरानी भी नहीं होती। जैसा लोग कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यह बात कि लिली और मेरी एक्स वाइफ इतने सालों से क्लोज फ्रेंड्स हैं अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। अंदर से दोनों एक जैसी हैं, दोनों स्टेटस और कंफर्ट की तरफ खींचती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नादिया इसे खुलकर दिखाती है, नगवा आपा मैंने, जबकि लिली उसी चीज को वार्मथ और सॉफ्टनेस के पीछे छुपाना जानती है। लिली बहुत कैलकुलेटेड है। सीधी सी बात है, मैं हमेशा इजी गोइंग रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं लोगों को पढ़ नहीं सकता। मैं औरतों को अच्छी तरह समझता हूं। यह सब कहने के लिए थैंक्स लिली। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। उसे कुछ भी कहने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, और सच कहूं तो मुझे उसके और ट्रबल क्रिएट करने की चिंता भी नहीं है। मैं बहुत पहले से इसके लिए तैयार हूं। जिस पर लिली धीरे से जवाब देती है और टॉपिक बदल देती है। वैसे आज जो बेडिंग हमने खरीदी थी, क्या स्टोर वालों ने डिलीवर कर दी? उसकी आवाज में एक ऐसी वार्मथ होती है जो काफी जेन्युइन लगती है। हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं। मैं उन्हें अनपैक करते हुए देख रहा हूँ। मैं लिविंग रूम में बिखरे हुए बॉक्सेस की तरफ देखते हुए हल्का सा हंसता हूँ। हर तरफ पैकेजिंग ही पैकेजिंग पड़ी है। खड़े होने की भी जगह मुश्किल से मिल रही है। यह सुनते ही लिली की आंखें चमक उठती हैं। सच में? तो मुझे आने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन उसके इस ऑफर के पीछे छिपी नर्वसनेस को वह पूरी तरह नहीं छुपा पाती। असल में बेडिंग की बात छेड़ना कभी रैंडम नहीं था। यही तो उसका प्लान था। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। तुम पहले ही पूरा दिन मेरे साथ घूमती रही हो। मैंने अभी तक तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं कहा। मैं हंसते हुए कहता हूँ, जिस पर लिली तुरंत बोल पड़ती है, रीफ अब ये सब छोड़ो। आज तुमने जो यूनिट खरीदा उससे मेरी सेल्स स्काईरॉकेट कर गई हैं, और ऊपर से वह बैग भी। अगर किसी को थैंक्स कहना चाहिए तो वह मैं हूँ। वह मुझे जवाब देने का मौका तक नहीं देती। वह इंसिस्ट करती है कि वह अभी आएगी और बेडिंग सेट करने में मेरी मदद करेगी। तुम जैसे बड़े आदमी को शायद बेड बनाना भी नहीं आता होगा। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ठीक है, आ जाओ। काम खत्म होने के बाद डिनर मेरी तरफ से। यह सुनते ही लिली तुरंत मान जाती है। वह लगभग इतनी जल्दी कॉल काट देती है जैसे कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। कुछ ही मिनटों में वह घर से निकलकर कैब में बैठ जाती है। करीब आधे घंटे बाद कैब जेड रिवर एस्टेट के सामने रुकती है। वहीं दूसरी तरफ उस अपार्टमेंट में जहां कभी नादिया और मैं साथ रहते थे, एक नया तूफान उठ चुका होता है। जब ग्लोरिया को पता चलता है कि रीफ ने जेड रिवर एस्टेट में $30 मिलियन का पेंट हाउस खरीद लिया है, तो उसके हाथ से बेलन गिर जाता है। डम्पलिंग्स इंतजार कर सकते हैं। वह तुरंत किचन से बाहर भागती है, जिस पर डेक्स, जो मोबाइल गेम खेल रहा होता है, एकदम से खड़ा हो जाता है। सिस, तुम कह रही थी कि उसने घर पर 30 मिलियन खर्च कर दिए। तुमने खुद देखा था? मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन लिली ने मुझे सीधे बताया है। वह ऐसी बात झूठ क्यों बोलेगी? नादिया दांत भींचते हुए जवाब देती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें घूम रही होती हैं, 30 मिलियन और जेड रिवर एस्टेट। जिस पर ग्लोरिया और सवाल पूछती है, लेकिन लिली को यह सब पता कैसे चला? सीरियसली? वह रियल एस्टेट सेल करती है। जब रीफ ने घर खरीदने का फैसला किया तो तुम्हें क्या लगता है उसने सबसे पहले किसे कॉल किया होगा? नादिया की आवाज बिटरनेस से भरी होती है। मैं इतने सालों तक कितनी अंधी रही, मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। उसके पास इतना पैसा था और उसने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। उसने हमें कभी फैमिली समझा ही नहीं। जिस पर ग्लोरिया जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारती है और चीख पड़ती है, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। डेक्स भी अपना गेम पूरी तरह भूल चुका होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना कैलकुलेटिंग निकलेगा। अगर वह एक घर पर 30 मिलियन खर्च कर सकता है तो उसके पास इससे कहीं ज्यादा पैसा छिपा हुआ होगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा होता है और उसका दिमाग तेजी से हिसाब किताब लगाने में लगा होता है। डेक्स, तुम अभी भी उसे ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रहे हो? क्या ऐसा आदमी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कहलाने के लायक है? जिस पर ग्लोरिया गुस्से में फट पड़ती है। हम 16 साल तक एक ही छत के नीचे रहे, पूरे 16 साल, और उसने हमें पूरे समय अजनबियों की तरह ट्रीट किया। अब डिवोर्स होते ही वह अपने लिए मैंशन खरीद रहा है और अकेले उसका मजा ले रहा है।
कोई इंसान इतना कोल्ड कैसे हो सकता है? जिस पर ग्लोरिया खुद को और भड़काने लगती है और लिविंग रूम में बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है। क्या तुम यह चिल्लाना बंद करोगी? क्या एक आदमी को शांति का एक पल भी नहीं मिल सकता? जिस पर टेबल पर ड्रिंक और पीनट्स के साथ बैठे जेराल्ड अपने चॉपस्टिक्स जोर से पटक देता है। बेकार बूढ़े आदमी, तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है और तुम यहाँ बैठकर सिर्फ शराब पी रहे हो। ग्लोरिया अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए कहती है, तुम बस पीते रहते हो, एक दिन यही शराब तुम्हें खत्म कर देगी। रिटायरमेंट के बाद से तुम बस घर पर पड़े रहते हो और सुबह से रात पीते रहते हो। जिस पर जेरल्ड गहरी सांस लेकर कहता है, मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों अपनी नाक से आगे देख ही नहीं पा रहे हो। अगर रीफ ने शादी के दौरान पैसा छिपाकर रखा था और अब डिवोर्स के बाद उसे खर्च कर रहा है तो वह इलीगल है। उसे मैरिटल एसेट्स कंसील करना कहते हैं। हम उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं, समझी? यह कहते हुए जेरल्ड अपना ग्लास उठाता है और एक बड़ा घूंट भरता है, फिर ग्लास को जोर से टेबल पर रख देता है। उसकी आवाज पूरे कमरे को एक पल के लिए शांत कर देती है, जिस पर के लिए काउच पर बैठे डेक्स की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डैड सही कह रहे हैं, मैंने ऐसे केसेस ऑनलाइन देखे हैं। उस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसे मिलियंस वापस देने पड़े थे। यह कहते हुए उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जैसे वह अभी से उस पैसे को अपने हाथों में फील कर रहा हो। नादिया, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। उसने जो भी पैसा छिपाया है उसका एक एक डॉलर निकलवाना होगा। जेराल्ड की बात सुनकर ग्लोरिया और ज्यादा उत्साहित हो जाती है। बिल्कुल सही, उसे जरा भी मर्सी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने इस फैमिली में सालों बिताए और एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। अब वह आराम की जिंदगी जिएगा? बिल्कुल नहीं। जिस पर नादिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका दिमाग पहले ही पूरी प्लानिंग करने लगता है। जेरल्ड कुछ देर तक सोचता रहता है। उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ जाती हैं। फिर वह नादिया की तरफ देखकर कहता है, अभी रीफ के पास भागती हुई मत जाना। मैं पहले एक आदमी के साथ काम करता था, बाद में उसने बार एग्जाम पास कर लिया और अब वह लॉ फर्म में प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी है। मैं कल उसे कॉल करता हूँ। तुम उससे मिलना और ठीक से समझना कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जिसके जवाब में नादिया ठंडी आवाज में कहती है, ठीक है, मैं कल लॉयर से मिलूंगी और पता करूंगी कि हम कहाँ खड़े हैं। वह मेरे बिना आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक ग्लोरिया को कुछ याद आता है और वह बीच में बोल पड़ती है, रुको नादिया, तुमने कहा था कि मॉल के ब्रांड स्टोर में तुम्हारी मुलाकात रीफ और लिली से हुई थी। तुमने दोनों को वहां देखा था, लेकिन अगर रीफ सिर्फ उसके थ्रू हाउस खरीद रहा था तो वे दोनों साथ में शॉपिंग क्यों कर रहे थे? जिस पर नादिया भौहें से कोड़ लेती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। हाउस खरीदने के बाद उसे बेडिंग चाहिए थी और उसकी कंपनी ने लिली को उसके साथ भेजा था ताकि वह सिलेक्शन में हेल्प कर सके। लेकिन ग्लोरिया को यह बात जरा भी बिलीवेबल नहीं लगती। लेकिन बेडिंग खरीदने के लिए कोई लग्जरी ब्रांड स्टोर क्यों जाएगा? वहां बेडिंग तो बिकती ही नहीं। फिर वह अचानक रुकती है। अब जब तुमने ये बात कही है तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। नादिया, जब रीफ वहां से निकला था वह सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड्स पहने हुए था। सब कुछ बेहद महंगा लग रहा था और लिली के हाथ में भी उस ब्रांड का बैग था। मैंने वो बैग स्टोर में देखा है। उसकी कीमत $20,000 से भी ज्यादा है। यह कहते कहते नादिया की आवाज धीमी पड़ जाती है। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या साफ दिखाई देने लगती है। वह बैग काफी समय से उसकी चाहत था, लेकिन वह कभी इतनी बड़ी रकम खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जिस पर ग्लोरिया धीरे से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है? यह सुनते ही नादिया भड़क उठती है। मॉम, आप क्या कह रही हैं? लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ग्लोरिया तुरंत जवाब देती है, इतना यकीन मत करो, अब डिवोर्स हो चुका है। रीफ के पास अचानक ढेर सारा पैसा आ गया है। तुम्हें सच में लगता है कि लिली उसका लालच रोक पाएगी? उसकी इनोसेंट एक्टिंग से धोखा मत खाना। वह औरत बहुत स्मार्ट है, जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा। ग्लोरिया अपनी बेटी के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही होती है और समझ जाती है कि उसकी बात निशाने पर लगी है। जिस पर वह और बोलना शुरू कर देती है, जरा लिली को देखो, वह हमेशा कैसे कपड़े पहनती है, हमेशा टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। ऐसे में कौन सा आदमी अपनी नजरें सीधी रख पाएगा? ये सुनकर नादिया के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ने लगते हैं। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, सीने में अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है। फिर उसकी नजर अपने ही कपड़ों पर चली जाती है। वह उन सालों के बारे में सोचने लगती है जो उसने रीफ के साथ बिताए थे। उसे याद आता है कि रीफ ने बहुत कम बार उसके करीब आने की कोशिश की थी और कई बार वह रोते हुए उससे पूछ चुकी थी कि क्या वह उसे अट्रैक्टिव नहीं समझता। हर बार रीफ हाथ हिलाकर इस बात से इनकार कर देता था, लेकिन नादिया ने कभी सच में उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। असल में इनसिक्योरिटी तब तक महसूस नहीं होती जब तक तुलना करने के लिए कोई मौजूद न हो। जब भी नादिया लिली के साथ होती थी वह उसकी कुछ चीजों से जलने लगती थी, लेकिन जैसे ही नादिया के चेहरे पर वह भावना दिखाई देती, लिली उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती कि असल में जेलस तो वह खुद है, कि नादिया जैसी स्लिम फिगर बिल्कुल परफेक्ट है, सुंदर है, एफर्टलेस है, उस पर हर चीज आसानी से सूट कर जाती है। जबकि लिली के लिए क्लॉथ शॉपिंग हमेशा एक नाइटमेयर रही है और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल बना देती है। हर बार यह सुनकर नादिया को थोड़ा बेहतर महसूस होता था, जैसे वह इतनी भी कम नहीं है। और रीफ की दूरी को भी उसने हमेशा उसकी अपनी कमजोरी समझकर
नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब ग्लोरिया की बातें सुनने के बाद एक पुराना शक फिर से उसके अंदर सिर उठाने लगता है, एक ऐसा वार्निंग सिग्नल जिसे वह अब इग्नोर नहीं कर पा रही थी। आज पूरा दिन वह रीफ से लड़ने में इतनी व्यस्त थी कि उसने दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। अगर वे सिर्फ बेडिंग खरीदने गए थे तो लग्जरी बुटीक में क्या कर रहे थे? और लिली के हाथ में जो बैग था, क्या उसने खुद खरीदा था या रीफ ने उसे गिफ्ट किया था? अब जबकि रीफ अचानक इतना अमीर हो गया था, उसके लिए एक बैग खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह ख्याल आते ही नादिया का सीना कसने लगता है, जैसे किसी ने उसके दिल में सुई चुभो दी हो। वह अभी इसी वक्त वहां जाकर जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उनका डिवोर्स हो चुका था और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि फिलहाल उसका सबसे बड़ा टारगेट रीफ का पैसा था। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या नहीं, यह बात की बात थी। पहले उसे वह हासिल करना था जो उसके हिसाब से उसका हक था। असल में लिली और रीफ को लेकर उसके मन में पहले भी शक रहा था। रीफ को लेकर उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, वह हमेशा उससे ज्यादा चाहता था जितना वह दिखाता था। लेकिन लिली एक अलग मामला थी। उसकी माँ की बातों ने उसके पेट में बेचैनी की एक गांठ बांध दी थी। क्या होगा अगर लिली सच में रीफ के पीछे पड़ गई हो? सिर्फ यह सोचकर ही उसके अंदर जलन की लहर दौड़ जाती है और वह ऐसी चीजें इमेजिन करने लगती है जिन्हें वह इमेजिन नहीं करना चाहती। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिस बात से वह डर रही है वह धीरे धीरे सच बनती जा रही है। जेड रिवर एस्टेट की बिल्डिंग 6 के क्राउन यूनिट में 680 स्क्वायर मीटर की लग्जरी से भरे उस पेंट हाउस के अंदर लिली बेड के ऊपर झुकी हुई पूरी मेहनत से मेरी मदद कर रही होती है। असल में डिलीवरी क्रू को पूरा सेटअप करना था, लेकिन लिली ने बहाना बनाकर कह दिया कि वे लोग पर्याप्त सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें वापस भेज दिया। उसने उनसे लिविंग रूम का सारा पैकेजिंग ट्रैश उठवाया और बाकी काम खुद संभाल लिया, जिस पर वह अधूरी बेडिंग अपनी बाहों में भरकर इधर उधर काम करने लगती है। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी वह डुवेट को उसके कवर में नहीं डाल पाती। आखिरकार वह हार मानकर आवाज लगाती है, रीफ इधर आओ, मास्टर बेडरूम का डवेट कवर बहुत बड़ा है, मैं इसे अकेले नहीं कर पा रही। वह बड़े फ्लफी डवेट और उसके कवर को पकड़े खड़ी होती है, कभी झुकती है, कभी खींचती है, कभी दूसरी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता। जिस पर वह बेबस हंसी के साथ मुझे बुलाती है। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जाता हूँ। यही होता है जब कोई सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है। ये कभी भी 1% जॉब नहीं था। आओ, मैं हेल्प करता हूँ। मैं यह काम पहले भी कई बार कर चुका हूँ। असल में जब लिली अकेले स्ट्रगल कर रही थी तब मैंने कई बार हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह हंसते हुए मुझे रोक देती थी और कहती थी कि ऐसे डिटेल्ड काम पुरुषों के लिए नहीं बने हैं। आज लिली ने फिटेड व्हाइट कॉटन टी शर्ट पहन रखी थी जो उसके फिगर को साफ उभार रही थी, और हर बार जब वह आगे झुकती थी या बेड पर घुटनों के बल बैठती थी या किसी चीज तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती थी, उसकी हर कैजुअल मूवमेंट मेरे लिए ध्यान लगाना और मुश्किल बना रही थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि लिली को देखे जाने से कोई परेशानी होती भी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसकी कुछ मूवमेंट्स इतनी बोल्ड थीं कि कई बार मुझे खुद को संभालना पड़ रहा था, जिस पर मेरे मन में एक सवाल बार बार उठने लगता है, क्या वह यह सब जानबूझकर कर रही है? वह मुझे डुवे के कोने को आसानी से कवर के अंदर सेट करते हुए देखती है, जिस पर उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। देखा, मुझे पता था कि तुम यह कर लोगे, वह मुस्कुराते हुए कहती है, जिस पर मैं एक भौं उठाता हूँ, उसे हल्की सी नजर से देखता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम दोनों मिलकर कुछ ही मिनटों में पूरा बेड तैयार कर देते हैं। मैं नीटली बने हुए बेड को देखकर मुस्कुराता हूँ। हे, हम काफी देर से ये सब कर रहे हैं, तुम जरूर थक गई होगी। वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है, चलो कुछ खाने चलते हैं। खाने का नाम सुनते ही लिली का चेहरा खिल उठता है। वह तुरंत बेड से उछलकर नीचे उतर जाती है। यस यस रीफ, तुमने मुझे एक प्रॉपर डिनर का प्रॉमिस किया था, और कोशिश भी मत करना कि किसी स्ट्रीट नूडल्स को रियल डिनर बोलकर बच निकलो। जिस पर मैं उसकी एक्साइटमेंट देखकर हंस पड़ता हूँ। चलो बताओ तो सही, मैं कब चीप रहा हूँ? इसके बाद हम दोनों कपड़े बदलते हैं और साथ में नीचे चले जाते हैं। मैं मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ, की घुमाता हूँ और इंजन स्टार्ट कर देता हूँ, जिस पर लिली ऐसे पीछे बैठती है जैसे बाइक उसी की हो। वह सीट पर हाथ फेरती है और नाटकीय अंदाज में बोल उठती है, रीफ, इस बाइक की सीट तो पागलों जैसी कंफर्टेबल है, इतनी महंगी बाइक के साथ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। कसम से ये तो किसी भी कार सीट से ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, सच में इतनी सॉफ्ट है? तुम आज ये बात पहले भी बोल चुकी हो। मैं उसे हेलमेट देता हूँ और उसके पहनने का इंतजार करता हूँ, मुझे इससे कभी बोर नहीं होगा। लिली हंसते हुए स्ट्रैप बांधती है, फिर मैं सीट पर हल्का सा टैप करके कहता हूँ, जब भी राइड करनी हो बस मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने ले जाऊंगा। जिस पर लिली तुरंत मेरा मतलब समझ जाती है और अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट देती है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं और सिर्फ 2 मिनट में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। मैं बाइक को मेन एरिया की तरफ मोड़ता हूं और पेनिनसुला बिएस्ट्रो चुनता हूं। फिर मैं उसके लिए डोर खोलता हूं
और हम दोनों अंदर चले जाते हैं। गुड इवनिंग, पेनिनसुला बिस्ट्रो में आपका स्वागत है। क्या आपके पास रिजर्वेशन है? अंदर घुसते ही एक स्टाफ मेंबर मुस्कुराते हुए हमारे पास आ जाता है, जिस पर मैं पूछता हूँ, यहाँ रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है? नॉर्मली नहीं सर, लेकिन हमारे कुछ वीआईपी प्राइवेट रूम्स में मिनिमम स्पेंड रिक्वायरमेंट होती है और उनके लिए एडवांस बुकिंग जरूरी होती है। स्टाफ मेंबर हल्का सा झुककर विनम्रता से जवाब देता है। अभी कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? मैं काउंटर पर उंगलियां हल्के से टैप करते हुए पूछता हूँ। फर्स्ट फ्लोर का मिलान स्वीट और सेकंड फ्लोर का रिवर व्यू रूम दोनों अवेलेबल हैं। दोनों प्रीमियर वीआईपी रूम्स हैं। मिलान स्वीट का मिनिमम स्पेंड 5,800 युआन है और रिवर व्यू रूम का 8,888 युआन। यह कहकर स्टाफ मेंबर रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं प्राइस सुनकर सोच में पड़ गया हूँ, जिस पर वह जल्दी से जोड़ता है, सर मैं डाइनिंग एरिया में भी जगह अवेलेबल है, सिर्फ 2 गेस्ट्स के लिए, वह भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सिर हिला देता हूँ, नहीं, सेकंड फ्लोर। असल में मैं प्राइस की वजह से नहीं रुका था। यह मेरी यहाँ पहली विजिट थी और इस जगह की एलिगेंस ने मुझे एक पल के लिए इम्प्रेस कर दिया था। अब 8,888 युआन का मिनिमम स्पेंड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यह तो पॉकेट चेंज जैसा था। लेकिन जैसे ही लिली ये अमाउंट सुनती है, वह तुरंत बोल पड़ती है, ओ नो रीफ, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम मेन एरिया में भी बैठ सकते हैं। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, जब कोई वुमन कहती है कि उसे कुछ भी चलेगा तो उसका मतलब कभी भी कुछ भी नहीं होता। यह सुनकर लिली होंठ फुला लेती है। तुम इम्पॉसिबल हो रीफ। मेरा मतलब वह नहीं था, लेकिन मैं हंसकर बात खत्म कर देता हूँ। बस फैसला हो गया, हमें ऊपर ले चलिए। मेरे टोन में ऐसी फर्मनेस होती है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ऑफ कोर्स सर, मैम प्लीज फॉलो मी। जिस पर स्टाफ मेंबर मुस्कुराते हुए हमें ऊपर ले जाता है और अभी जो प्लेफुल टीजिंग हमारे बीच हुई थी, लिली ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने नोटिस ही न किया हो। कुछ देर बाद हम प्राइवेट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। रीफ, ये जगह तो कमाल की है, सच में अमेजिंग, लिली चारों तरफ देखते हुए कहती है। मैं भी रूम को ध्यान से देखता हूं और मानना पड़ता है कि यह जगह सच में इंप्रेसिव थी। नाम प्राइवेट रूम था, लेकिन लेआउट सेमी ओपन था। अंदर का डाइनिंग एरिया एलिगेंट फर्नीचर से सजा हुआ था। नेचुरल वुड फर्नीचर पूरे माहौल को वार्म और लग्जूरियस बना रहा था। फिर टेरेस डोर खोलते ही बाहर एक खूबसूरत व्यूइंग टेरेस दिखाई देता है। चारों तरफ अलग अलग ऊंचाई वाले हरे पौधे लगे हुए थे। बीच में सिर्फ 2 लोगों के लिए एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। उसका क्रीमी व्हाइट कलर आसपास की ग्रीनरी के साथ इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा महसूस होता था जैसे किसी सीक्रेट गार्डन में आ गए हों। टेरेस के सामने जिन रिवर बह रही थी और रात की रोशनी में शहर की चमकती हुई लाइट्स पानी पर झिलमिला रही थीं। नजारा सच में सांस रोक देने वाला था। बुरा नहीं है, मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ और टेरेस की चेयर पर बैठ जाता हूँ। सर कृपया मेन्यू देख लीजिए, ये हमारी सिग्नेचर डिशेज हैं और आज हमारे पास स्पेशल M12 वाग्यू भी है। स्टाफ मेंबर एक एक आइटम इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर मैं मेन्यू उठाकर देखने लगता हूँ। M12 वाग्यू, एक्सलेंट। ब्लैक ट्रफल, किंग क्रैब, इनमें से एक एक, और ये वाला भी। मैं बिना किसी हेजिटेशन के 5-6 डिशेज ऑर्डर कर देता हूँ। बस इतना काफी रहेगा। ड्रिंक्स और डेजर्ट की पेयरिंग आप चूज कर लीजिए और एक बॉटल वाइन भी ओपन कर दीजिए। मैं मेनू वापस स्टाफ मेंबर को दे देता हूँ। सर्टनली सर, सब कुछ जल्दी तैयार कर दिया जाएगा। वह मेनू लेकर चला जाता है। अब उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई दे रही होती है। सिर्फ मेन डिशेस का हिसाब ही 10,000 युआन से ऊपर जा चुका था। उसके ऊपर 6,000 युआन से ज्यादा की वाइन। कुल बिल आसानी से 20,000 युआन के करीब पहुंचने वाला था। यहाँ तक कि इस हाई एंड रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स से भी ये काफी बड़ा स्पेंड था। जिस पर लिली चमकती आंखों से पूछती है, रीफ क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या हम जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर रहे? लेकिन मैं बेफिक्र होकर हाथ हिला देता हूँ। फिक्र मत करो, बस खाना अच्छा होना चाहिए। मेरी यह कॉन्फिडेंस देखकर लिली पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसके बाद डिशेस एक एक करके आने लगती हैं और हर डिश पिछली से ज्यादा शानदार दिखाई देती है। लिली लगातार एक्साइटेड होकर रिएक्ट करती रहती है और सच कहूं तो मैं भी कम इम्प्रेस्ड नहीं था। वाओ, ये लॉबस्टर कितना टेंडर है और ये वाग्यू, कसम से मैं अपनी जीभ तक खा जाऊं, लिली खुशी से कहती है। मैं सामने बैठी लिली को प्योर जॉय के साथ खाते हुए देखता हूँ और खुद भी बिना किसी रोक टोक के खाना एंजॉय करता हूँ। इसके बाद हम खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और आराम से बातें करते रहते हैं। पूरा मील 1 घंटे से भी ज्यादा चलता है। जब सब खत्म हो जाता है तब मैं स्टाफ को बिल के लिए बुलाता हूँ। 23,000 युआन, बस इतना। मैं बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर देता हूँ, जिस पर लिली का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर रीफ में ऐसा क्या बदल गया है। क्या ये वही रीफ है जिसे वह पहले जानती थी, या किसी अल्ट्रा रिच प्लेबॉय ने उसका शरीर टेक ओवर कर लिया है? यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूमने लगता है। इसके बाद हम वापस निकलते हैं। रात की ठंडी हवा हमारे कानों के पास से गुजर रही होती है। लिली बाइक के पीछे बैठी होती है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा करीब आ जाती है। उसकी बाहें धीरे से मेरी कमर के चारों तरफ बंधी हुई होती हैं, जिस पर मैं कैजुअली पूछता हूँ, काफी देर हो गई है, तुम्हें घर छोड़ दूं या आज रात मेरे यहाँ रुककर कल सीधे ऑफिस चली जाओगी? मेरी बात सुनकर लिली तुरंत जवाब देती है, रीफ
मेरा घर काफी दूर है। इस टाइम अकेले वापस जाना कन्वीनियंट नहीं होगा और रात में वह एरिया भी ज्यादा सेफ नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? वैसे भी मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि लग्जरी पेंट हाउस में सोने का कैसा फील होता है। वह मुस्कुराकर मजाक करती है, जिस पर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। श्योर, तो फिर घर चलते हैं। कुछ देर बाद हम दोनों फिर उस ब्राइट और स्पेशियस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। गोल्डन लाइट पूरे घर में फैली हुई होती है। मैं नजर घुमाता हूँ और लिली को गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ा देखता हूँ। उसकी आंखें बार बार मेरे रूम के किंग साइज्ड बेड की तरफ जा रही होती हैं, जैसे वह उसे देखकर कुछ सोच रही हो, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। फिर उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लिली, वह बेड एक इंसान के लिए बहुत बड़ा है। सच कहूं तो मुझे वहां अकेले सोने की आदत नहीं है। इसके बाद रात शांति से गुजर जाती है। अगली सुबह जब मैं उठता हूं तब सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है। मैं पूरी तरह रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा होता हूं। वहीं लिली फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसे हल्के से रोक देता हूं। सीरियसली, ऐसा मत करो। जरूरत से ज्यादा करीब आएंगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे और फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर लिली एक पल के लिए मुझे देखती है, फिर मेरी आंखों का मतलब समझ जाती है। समझ गई रीफ, मैं ध्यान रखूंगी। वह मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। इसके बाद मैं उठकर कहता हूँ, चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदने वाला हूँ और अपने लिए भी। हर दिन मोटरसाइकिल पर घूमना प्रैक्टिकल नहीं है। मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन रोज के कम्यूट के लिए नहीं। यह सुनकर बाथरूम से लिली की आवाज आती है। उसके मुंह में अभी भी टूथपेस्ट भरा होता है। क्या तुम अभी भी ऑफिस जाओगे? जिस पर मैं हंसकर जवाब देता हूँ, ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी जॉब छोड़ सकता हूँ? वहां काम करते हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं और सच कहूं तो वहां के लोगों से मुझे लगाव भी हो गया था। जिस पर मैं अपने ऑफिस के लोगों के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। रीफ, तुम कौन सी कार लेने वाले हो? लिली उत्सुकता से पूछती है। फ्लैगशिप सेडान। मैं बिना एक सेकंड गंवाए जवाब देता हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैं इसी कार का सपना देखा करता था और अब जब मैं इसे आराम से खरीद सकता हूँ तो अपना वो सपना पूरा करने वाला हूँ। और मेरे लिए? लिली सिर थोड़ा टेढ़ा करते हुए पूछती है। एक मिड साइज सेडान, मैं कहता हूँ। वो क्यों? वह आगे पूछती है। क्योंकि वो नादिया की कार से एक साइज बड़ी है, मैं स्मर्क करते हुए जवाब देता हूँ। यह सुनकर लिली जोर से हंस पड़ती है। रीफ, तुम भी ना। जिसके बाद हम दोनों हंसते बोलते तैयार होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। चूंकि आज कार खरीदनी है इसलिए बाइक लेकर नहीं जाते। बाहर से एक कैब लेते हैं और सीधे फुटडाउन के सबसे बड़े ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑटो मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हम सीधे टारगेट डीलरशिप में एंटर करते हैं। मैं लिली की कार के लिए पूरा कैश पेमेंट कर देता हूं, लगभग 4 लाख युआन, जिस पर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का सारा पेपर वर्क डीलर को सौंप देता हूं। इसके बाद हम दूसरी डीलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। ये खरीदारी थोड़ी लंबी चलती है। आखिर में मैं पूरे शोरूम की इकलौती टॉप स्पेक ब्लैक फ्लैगशिप सेडान लेकर बाहर निकलता हूं, जिस पर स्टोर मैनेजर खुद बाहर आकर पेपर वर्क संभालता है। पूरा कैश पेमेंट लगभग 4 मिलियन युआन। यह देखकर लिली को एक बार फिर मेरी दौलत की गहराई का अंदाजा होता है। मैं कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूं, जो किसी फर्स्ट क्लास केबिन जितनी स्पेशियस और लग्जूरियस फील होती है, जिस पर मैं संतुष्टि भरी सांस छोड़ते हुए कहता हूं, अब इसे कहते हैं जिंदगी। आगे ड्राइवर सीट पर बैठी लिली भी आराम से सीट में धंस जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सही कहा, पैसा सच में जिंदगी बेहतर बना देता है। मैं कैजुअली पूछता हूं, तुम इसे चला लोगी? ऑफ कोर्स, लिली तुरंत जवाब देती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले कभी मेरे साथ बैठे नहीं हो? मुझे ड्राइविंग करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बिल्कुल रिलायबल। यह कहते हुए वह गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। वेटन ड्राइवर लिली, मैं हंसते हुए कहता हूँ, वैसे मुझे एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। साइड जॉब करना चाहोगी? जरूर। पैसे कितने मिलेंगे? लिली की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, 2 लाख युआन सालाना। इंटरेस्टेड हो? यह सुनकर लिली सच में शॉक्ड रह जाती है। रीफ, क्या तुम सीरियस हो? कल से लेकर अब तक मैं उसे जितनी चीजें दे चुका हूँ, ऊपर से कार भी, ये सब मिलाकर रकम पहले ही हैरान कर देने वाली हो चुकी थी। लेकिन मैं कोई सफाई नहीं देता। उसकी जगह अपना फोन निकालता हूँ और एक रियल बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ। जिस पर लिली तुरंत सीधी होकर कहती है, मिस्टर रीफ, आपकी ड्राइवर लिली ड्यूटी के लिए रेडी है। बताइए कहाँ चलना है? मैं पीछे आराम से फैलते हुए कहता हूँ, सिल्वर बे मॉल। अंडरस्टूड मिस्टर रीफ। लिली मुस्कुराती है। लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो पहले मैं अपनी करंट जॉब से रिजाइन करना चाहूंगी। मैं सिर हिलाकर इजाजत देता हूँ, जिस पर वह तुरंत अपने मैनेजर को कॉल लगाती है। हे बॉस, एक क्विक अपडेट, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। इस महीने की बाकी सैलरी भी आप रख लीजिए। बस इतना ही, बाय। इतना कहकर वह फोन काट देती है। फोन रखते ही ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लिली पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। इसके बाद वह इग्निशन ऑन करती है। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर आराम से फिसलती हैं और कार स्मूथली ट्रैफिक में शामिल होकर सिल्वर बे मॉल की तरफ बढ़ने लगती है। ये वाला और वो वाला भी सब पैक कर दीजिए। सिल्वर बे मॉल की 2nd फ्लोर पर मौजूद एक बुटीक के अंदर मैं दीवार पर लगे कई आउटफिट्स की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर देता हूँ। हे भगवान, रीफ के क्या तुम सच में सीरियस हो? मेरे लिए इतना सब क्यों खरीद रहे हो? लिली हैरानी और खुशी दोनों के साथ पूछती है। उसे ये सारे ड्रेसेस बेहद पसंद आते हैं और इनकी कीमत मिलाकर आसानी से 20 से 30 हजार युआन तक पहुंच जाती है।
मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अभी जब तुमने इन्हें ट्राई किया था, हर ड्रेस तुम पर शानदार लग रही थी। ये सब तुम्हें परफेक्टली सूट करती हैं। यह सुनकर लिली खुशी से मेरा हाथ पकड़ लेती है। रीफ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम भी हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हो। तुम्हारे लिए चीजें खरीद कर मुझे सच में खुशी मिलती है। मैं बिना सोचे अपना कार्ड स्वाइप कर देता हूँ। ड्रेसेस और शूज मिलाकर कुल 32,000 युआन का बिल बनता है। अपने पास खड़ी महिला की आंखों में दिखाई दे रही तारीफ और लगाव को देखकर मुझे लगता है कि यह पैसा पूरी तरह वसूल है। बेशक मुझे पता है कि लिली यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं उस पर पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ता है। जब तक वह मुझे खुश रखती है तब तक यह पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, आकाश हो रहा है। जहां तक रियल फीलिंग्स की बात है, 16 साल की शादी उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर चुकी थी। लिली, तुम्हारा फैशन टेस्ट मुझसे कहीं बेहतर है। रैना के लिए भी कुछ आउटफिट्स चुन दो, मुझ पर छोड़ दो। रीफ, लिली आत्मविश्वास से कहती है, मैं रेना को पूरे कैंपस की सबसे स्टनिंग लड़की बना दूंगी। जिस पर वह रेना की मेजरमेंट्स पूछती है। मैं धीरे से सिर हिलाते हुए उसकी सारी साइजेस बता देता हूँ। सालों से मैं लिली को जानता हूँ और उसके फैशन सेंस की हमेशा रिस्पेक्ट करता आया हूँ। नादिया को भी सजना संवरना पसंद है। वह हर नए ट्रेंड के पीछे भागती रहती है, लेकिन टेस्ट के मामले में वह लिली के आसपास भी नहीं टिकती। लिली जानती है कि मेरे पास बेहिसाब पैसा है और वह यह भी जानती है कि रेना मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए वह कीमत की बिल्कुल परवाह नहीं करती। वह रेना की कॉलेज लाइफ को ध्यान में रखते हुए 2 कैजुअल आउटफिट्स और 2 फॉर्मल आउटफिट्स चुनती है। कुल बिल 1 लाख युआन से भी ऊपर पहुंच जाता है और मैं बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर देता हूं। यह देखकर लिली पूरी तरह सुन्न रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि वही रीफ जो पहले इतना साधारण और बेबस लगता था, डिवोर्स फाइनल होते ही इतना बदल कैसे गया। अब मैं ऐसे पैसा खर्च कर रहा हूं जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। मेरे अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ऑरा निकल रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी हर इंसान के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और लिली इतनी समझदार है कि जानती है कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे साथ रहने का मतलब है लग्जरी हाउस, लग्जरी कार और हाई एंड लाइफस्टाइल। उसके लिए यही काफी है। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उसने कभी परवाह नहीं की। कोई उसे मटेरियलिस्टिक कहे या गोल्ड डिगर, वह अब अपनी 30s में है और यूथ हमेशा रहती। अगर मेरी तरह किसी आदमी के साथ रहकर वह अपने बाकी साल आराम से गुजार सकती है तो उसकी नजर में वह पहले ही जीत चुकी है। नादिया को बुरा लगे या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिली की नजर में फ्रेंडशिप जैसी चीजें, लग्जरी रियल एस्टेट, लग्जरी कार्स और डिजाइनर ब्रांड्स के सामने कोई मायने नहीं रखती। फिर भी वह एक बात साफ समझती है, सिर्फ अपनी वैल्यू पर वह मेरे लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वह जानती है कि मैं उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह नादिया की बेस्ट फ्रेंड है। नादिया ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अगर मैं आज भी वही गरीब और कमजोर आदमी होता तो शायद मुझे सब सहना पड़ता, लेकिन अब मैं बेहिसाब दौलत वाला इंसान हूँ, एक अल्टीमेट हाई रोलर। तो फिर मैं चुपचाप वो अपमान क्यों सहूं? लिली नादिया की बेस्ट फ्रेंड है और डिवोर्स होते ही मैंने उसे अपने करीब खींच लिया, उसे लग्जरी लाइफस्टाइल देना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों? जवाब साफ है, नादिया से बदला लेने के लिए। मैं चाहता हूं कि नादिया अपनी हर गलती पर पछताए। इस बात पर पछताए कि उसने मेरे अंदर की वैल्यू नहीं पहचानी, इस बात पर पछताए कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, और लिली को इस खेल में अपना रोल निभाना है। असल में यही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। उसे इसमें जरा भी शक नहीं कि मेरे पैसे और पावर के साथ मैं सिर्फ एक औरत तक सीमित नहीं रहने वाला। उसने ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं। पैसा लोगों को बदल देता है और आजकल की यंग लड़कियां उसकी उम्र की महिलाओं से कहीं ज्यादा बोल्ड हैं। वे कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मेरे जैसे आदमी की तरफ से बस एक इशारा चाहिए होगा और वे दौड़ी चली आएंगी। ऐसे में लिली अच्छी तरह समझती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक ही है, वह नादिया की बेस्ट फ्रेंड है और वह इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाने वाली है। अंदर ही अंदर वह हमेशा थोड़ी रेकलेस रही है। भले ही मैं उसे सिर्फ एक प्लेथिंग की तरह ट्रीट करूं, फिर भी वह चाहती है कि सबसे पहले मेरी नजर उसी पर जाए, ताकि उसे वह सब मिल सके जिसका उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। लिली अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसकी उंगलियां शॉपिंग बैग्स के हैंडल्स को धीरे से पकड़ लेती हैं और उसके मन में एक के बाद एक कई ख्याल घूमने लगते हैं। उसे लगता है कि अगर प्लेथिंग बनकर भी ऐसी जिंदगी मिलती है तो यह भी बुरी डील नहीं है। अगर मौका मिले तो वह हमेशा के लिए ऐसी जिंदगी चुन लेगी और आगे भी वह खुद को मेरे लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के नए तरीके ढूंढती रहेगी। मुझे अपनी जरूरत और ज्यादा फील करवाओ, ऐसा बनाओ कि मैं तुम पर ज्यादा डिपेंड करूं, ताकि ये सारी अच्छी चीजें कभी रुकें ही नहीं। लिली मेरे साथ साथ चलती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी बांह में फंसी हुई होती हैं और हम दोनों साथ में मॉल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस पर उसके दिमाग में ये सारे ख्याल लगातार घूमते रहते हैं। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती है उतनी ही चीजें उसके लिए साफ होती जाती हैं और उसके इरादे भी उतने ही मजबूत होते जाते हैं, यहाँ तक कि वह आने वाले समय की कई मजेदार और रोमांचक पॉसिबिलिटीज तक इमेजिन करने लगती है। और जितना ज्यादा वह ऐसा करती है उसकी धड़कन उतनी ही तेज होती जाती है, जिस पर उसके गालों पर हल्की सी लालिमा भी उभरने लगती है। इसके बाद हम दोनों मॉल के चमकते हुए कॉस्मेटिक्स काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। लिली कांच के पीछे रखे एक खूबसूरत स्किन केयर कलेक्शन की तरफ इशारा करती है। रीफ,
इस ब्रांड ने अभी नया कलेक्शन लॉन्च किया है, यूथ सीरीज। रैना के लिए एक लेते हैं। हर लड़की को अच्छी स्किन केयर की जरूरत होती है, उसे बहुत पसंद आएगा। मैं उसकी उंगली के इशारे का पीछा करते हुए प्राइस टैग की तरफ देखता हूँ। 29,000 युआन। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक स्किन केयर सेट की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन यह मेरी बेटी के लिए है, जिस पर मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता। मैं बस हाथ हिलाकर कहता हूँ, पैक कर दीजिए। इसके बाद मैं मुस्कुराकर लिली से कहता हूँ, अपने लिए भी कुछ चलो। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के शेल्फ पर रखी प्रीमियम मैच्योर सीरीज की तरफ इशारा कर देती है। वो वाला स्टोर असिस्टेंट जब सारे प्रोडक्ट्स खूबसूरत पैकेजिंग में पैक करके देता है, तब लिली धीरे से मेरे करीब आती है। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाती है, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हो सकती हूँ। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मैं कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि तभी मेरी जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगता है। मैं फोन निकालकर स्क्रीन देखता हूँ। एक लोकल नंबर और उसके पीछे कई सारे 8 लगे हुए होते हैं। ऐसा नंबर जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि कॉल करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं तुरंत कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक आदमी खुद को क्लिफ बताता है, ICBC फुटाउन ब्रांच का ब्रांच मैनेजर। उसका परिचय सुनकर मेरी भौं हल्की सी उठ जाती है। अच्छा, मैनेजर क्लिफ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिस पर क्लिफ अपनी प्रोफेशनल और गर्मजोशी भरी आवाज में जवाब देता है, मिस्टर रीफ, आज सुबह जोंग डाउ लॉ फर्म ने आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच मांगने की कोशिश की थी। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमने उनकी रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट कर दी। आप हमारे बैंक के प्रायोरिटी अकाउंट होल्डर हैं और हम अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर सबसे सख्त कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूं। सच कहूं तो मैं खुद भी समझ नहीं पाता कि कोई लॉ फर्म मेरे बैंक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रही है। फिर भी मैं उसे धन्यवाद देता हूं। इसके बाद क्लिफ कहता है कि कुछ और बातें हैं जो वह आमने सामने डिस्कस करना पसंद करेगा और मुझे लंच के लिए इनवाइट करता है उसकी तरफ से। मैं कुछ सेकंड सोचता हूं, फिर बिना हिचकिचाए हामी भर देता हूं। अंदर से मुझे बिलियनियर सिस्टम पर कभी शक नहीं रहा। अगर वह पैसों का सोर्स तक क्लीन और एयरटाइट नहीं रख सकता, तो फिर वह सिस्टम कहलाने लायक ही नहीं होता। मुझे सिर्फ यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर कोई लॉ फर्म मेरे पीछे क्यों पड़ी है। और सच कहूं तो एक बैंक मैनेजर जैसी कनेक्शन भी बुरी चीज नहीं होती। जिस पर मैं लिली से कहता हूं, आज की शॉपिंग यहीं खत्म करते हैं, तुम पहले घर जाकर सब सामान रख दो, मुझे लंच मीटिंग के लिए जाना है। लिली तुरंत सिर हिलाती है, बिल्कुल एक समझदार कंपेनियन की तरह। हालांकि अंदर ही अंदर वह आज मिली हर चीज का हिसाब लगा रही होती है और उसके अंदर उठ रही खुशी को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही होती है। टोंगफू गार्डन फुटाउन का सबसे मशहूर प्राइवेट लग्जरी डाइनिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। यह नदी के बीच मौजूद लेकर हार्ट आइलैंड पर बना हुआ है। मेंबर्स ओनली, एडवांस रिजर्वेशन रिक्वायर्ड और मिनिमम स्पेंडिंग 20,000 युआन प्रति व्यक्ति, यानी एक्सक्लूसिविटी की असली डेफिनेशन। मैंने इसके बारे में पहले सिर्फ सुना था, लेकिन 16 साल इस शहर में रहने के बावजूद कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। खैर, हर चीज का एक पहला मौका होता है। लिली फ्लैगशिप सेडान चलाते हुए मुझे उस छोटे डॉक तक छोड़ती है जहां से लेकर्ट आइलैंड के लिए प्राइवेट फेरी जाती है। वहां स्टाफ पहले से इंतजार कर रहा होता है। मैं अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता हूं, जिस पर वे बेहद विनम्रता से मुझे फेरी तक ले जाते हैं। तभी मैं लिली की आंखों में हल्की सी चाहत देख लेता हूं। मैं उसकी बांह पर हल्के से थपथपाता हूं। आज वाला ट्रिप बिजनेस के लिए है, लेकिन अगली बार सिर्फ खाना खाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा। सुना है यहाँ का हेयरी क्रैब कमाल का होता है। ये सुनकर लिली मुस्कुरा देती है। ठीक है, तब तक मैं अपना डेस्क पैक कर लेती हूँ और आज खरीदा हुआ सारा सामान घर पहुंचा देती हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। और हाँ, तैयार रहना, कल हम कैपिटल जा रहे हैं रैना से मिलने। गॉट इट? लिली तुरंत जवाब देती है। मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बता दीजिए। मैं सिर हिलाता हूँ और फेरी पर चढ़ जाता हूँ। नदी का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं होता। मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा होता है, आखिर कौन मेरी जांच कर रहा है? एक हल्की बेचैनी लगातार अंदर बनी रहती है। करीब 10 मिनट बाद फेरी आराम से लेक हार्ट आइलैंड पर पहुंचती है। मैं नीचे उतरता हूं और वहां इंतजार कर रहे स्टाफ मेंबर के पीछे चलने लगता हूं। पूरा आइलैंड हरियाली से भरा हुआ होता है। चारों तरफ खूबसूरत पेविलियंस और ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर किसी पुराने साउदर्न वाटर टाउन की याद आती है। हल्की नदी की हवा चलती है, जिस पर मेरे अंदर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हम एक घुमावदार पत्थरों वाले रास्ते से गुजरते हैं और आखिरकार एक शानदार प्राइवेट कोर्टयार्ड के सामने पहुंचते हैं। ग्रे स्टोन वॉल्स, चमकती हुई ग्लेज्ड टाइल्स और सामने खुला हुआ लाल रंग का बड़ा गेट, जिसके पीछे बांस के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे होते हैं। पूरा माहौल किसी क्लासिक सुझो स्टाइल गार्डन जैसा फील होता है। हम अंदर जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं चलते कि एक खूबसूरत इनर कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, सफेद बटन डाउन शर्ट, गोल्ड। हम अंदर जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं चलते कि एक खूबसूरत इनर कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां प्रवेश द्वार पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, सफेद बटन डाउन शर्ट, गोल्ड रिम ग्लासेस, थोड़ा भारी शरीर, मिडिल एज्ड, और उसकी नजरें पहले से मेरी तरफ टिकी हुई होती हैं। उसके पीछे 2 युवा महिलाएं बैंक यूनिफॉर्म्स में खड़ी होती हैं। जैसे ही वह मुझे आता हुआ देखता है, तुरंत आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल जाती है। आप मिस्टर रीफ होंगे? मैं क्लिफ हूं।
ब्रांच मैनेजर। वह हाथ आगे बढ़ाता है और मैं बिना किसी झिझक के उससे हाथ मिला लेता हूँ। मैनेजर क्लिफ, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी मेरी है। मैं पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता हूँ। न जरूरत से ज्यादा झुकने की, न जरूरत से ज्यादा दिखावा करने की। मेरे सामने खड़ा आदमी देश के 4 सबसे बड़े स्टेट ऑन्ड बैंक्स में से एक की ब्रांच संभालता है और मेरी पुरानी जिंदगी में उसके जैसे लोग मुझे कभी समय भी नहीं देते। लेकिन अब मेरे पास करोड़ों की दौलत है और जैसा लोग कहते हैं, पैसा आदमी को हिम्मत देता है। जब आपके पीछे इतना कैपिटल खड़ा हो तो आपको सम्मान के लिए लड़ना नहीं पड़ता। सम्मान खुद चलकर आपके पास आता है। कुछ देर गेट पर बातचीत करने के बाद क्लिफ मुझे अंदर प्राइवेट रूम में ले जाता है। कमरे का माहौल बेहद शांत और एलिगेंट होता है, जहां कदम रखते ही इंसान आराम फील करने लगता है। हम चारों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, होस्ट एक तरफ, गेस्ट दूसरी तरफ, जिस पर क्लिफ स्टाफ को खाना सर्व करने का इशारा करता है और फिर आराम से बातचीत शुरू कर देता है। क्लिफ बातचीत करने में माहिर इंसान निकलता है। वह सीधे बिजनेस की बात नहीं करता, बल्कि फुटाउन की कई दिलचस्प बातें शेयर करता है। वह चुपचाप हमारी बातें सुनती रहती है, साथ ही मेरा पानी भरती रहती है और बिना कहे मेरे यूटेंसिल्स तक ठीक करती रहती है। मैं कभी ज्यादा शराब पीने वाला इंसान नहीं रहा। ज्यादातर रातों में 2 ग्लास मैक्सिमम, और अकेले घर पर रहूं तो सिर्फ 1। मेरी यह बात सुनते ही मेरे बगल में बैठी युवती तुरंत उठती है और बाइजू लेकर वापस आती है। वह मेरे और क्लिफ दोनों के लिए ड्रिंक डालती है, लेकिन अपने लिए सिर्फ पानी भरती है। यह देखकर क्लिफ की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मिस्टर रीफ हमारे बैंक के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में से एक हैं, और तुम पानी पियोगी जबकि ये बाइजू पी रहे हैं? रियल ड्रिंक भरो। यह सुनकर लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सर मैं शराब ज्यादा नहीं पी सकती, बाइजू जल्दी चढ़ जाती है। अगर पॉसिबल हो तो मैं रेड वाइन ले लूं? लेकिन क्लिफ तुरंत सिर हिला देता है, नहीं, रेड वाइन काफी नहीं है। यह हमारे गेस्ट के प्रति डिसरिस्पेक्ट होगा। बाइजू पियो और दोपहर के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। उसकी आवाज ऐसी होती है जिसमें बहस की कोई जगह नहीं होती, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मैनेजर क्लिफ, कोई बात नहीं, अगर वह नहीं पी सकती तो उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लिफ जोरदार हंसी हंसता है। मैं रीफ, आप बहुत जेंटलमैन हैं, लेकिन सच कहूं तो शायद आप ही इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चूंकि क्लिफ अपनी बात कह चुका होता है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहता और जैसा उसने कहा था वैसा ही होता है। मैं साफ देखता हूं कि मेरे बगल में बैठी युवती चुपचाप अपना पानी हटाकर उसकी जगह हाई प्रूफ बाइजू का ग्लास रख लेती है। यह सब मेरे लिए नया नहीं था। अपनी पुरानी नौकरी के दिनों में मैं ऐसे नज़ारे अनगिनत बार देख चुका था। बॉसेस का अपनी फीमेल कॉलीग्स पर डिनर के दौरान शराब पीने का दबाव बनाना मुझे हमेशा से पसंद नहीं था। लेकिन सच कहूं तो मैं इन लोगों को मुश्किल से जानता था, जिस पर मुझे लगा कि इसमें बोलना मेरा काम नहीं है। इसी बीच एक एक करके सारे स्पेशलिटी डिशेस टेबल पर आने लगते हैं। क्लिफ अपना ग्लास उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर रीफ, पहले मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये रेक्स हैं, हमारे ऑफिस डायरेक्टर, और आपके बगल में बैठी खूबसूरत लेडी जेड हैं, प्रीमियम क्लाइंट सर्विसेज टीम से। तो चलिए हम सब मिस्टर रीफ और हमारी नई फ्रेंडशिप के नाम एक टोस्ट करते हैं। यह कहते हुए क्लिफ अपना ग्लास ऊंचा उठाता है। मैं भी मुस्कुराते हुए ग्लास उठाता हूँ। हम दोनों के ग्लासेस हल्के से टकराते हैं और मैं पूरा बाइजू एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। वैसे भी ये छोटे बाइजू कप्स मुश्किल से 2 ऑंस ही रखते हैं, ऊपर से प्रीमियम क्वालिटी बाइजू। एक शॉट में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे एक ही बार में पूरा ग्लास खाली करते देखकर क्लिफ भी बिना हिचकिचाए अपना ग्लास खत्म कर देता है। वाह, मिस्टर रीफ सच में एक्शन वाले आदमी है। जिस पर वह हंसते हुए जेड की तरफ देखता है। जेड, मिस्टर रीफ के लिए एक और भर दो। इसके बाद क्लिफ मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, आइए मिस्टर रीफ, हेरी क्रैब ट्राई कीजिए। ये हमारी लोकल स्पेशलिटी है। सब लोग फेमस रीजन्स के क्रैब्स की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वे फुट टाउन के क्रैब से बेहतर हो सकते हैं। यह सुनते ही जेड तुरंत आगे बढ़ती है। वह एक मोटा और ताजा हेयरी क्रैब उठाती है, फिर ट्रेडिशनल क्रैब टूल्स की मदद से बड़े ध्यान से उसे खोलती है और पूरा साफ किया हुआ क्रैब मीट मेरी प्लेट में रख देती है। मिस्टर रीफ, प्लीज ट्राई कीजिए, जेड धीमी और विनम्र आवाज में कहती है। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ सिर हिलाता हूँ और इसी बहाने उसे थोड़ा गौर से देखता हूँ। उसका चेहरा नाजुक ओवल शेप का था, फीचर्स बेहद रिफाइंड और आकर्षक थे। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें देखते ही इंसान चौंक जाए, बल्कि उसकी खूबसूरती धीरे धीरे असर करती थी, एक शांत और सुकून देने वाली वार्मथ के साथ। खासतौर पर उसकी आलमंड शेप्ड आंखें, जिनमें हमेशा हल्की सी मुस्कान मौजूद रहती थी और जो बिना कोशिश किए एक अलग ही आकर्षण पैदा करती थी। उसका फिगर भी बेहद बैलेंस्ड था, जहां स्लिम होना चाहिए वहां स्लिम, और जहां कर्व्स होने चाहिए वहां बिल्कुल सही प्रोपोर्शन। कई राउंड्स ड्रिंक्स के बाद क्लिफ अचानक रेक्स और जेड दोनों से बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर दोनों तुरंत समझ जाते हैं। वे बिना कुछ पूछे उठते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। अब बड़े प्राइवेट रूम में सिर्फ क्लिफ
और मैं रह जाते हैं। क्लिफ धीरे से आगे झुकता है। असल में कुछ बातें ऐसी थीं जो फोन पर डिस्कस करना सही नहीं था, इसीलिए मैंने यह मीटिंग अरेंज की। यह सुनकर मैं भी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता हूँ। अब आखिरकार असली मुद्दा सामने आने वाला था। मिस्टर रीफ, क्लिफ सोफा पर थोड़ा आगे झुकता है। उसकी आवाज धीमी और गंभीर हो जाती है। क्या आपको पता है कि जोंगडाओ लॉ फर्म को किसने हायर किया है? उसकी बात सुनकर मेरी उंगलियां ग्लास पर रुक जाती हैं। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लिफ तुरंत हाथ हिलाते हुए जवाब देता है। मिस्टर रीफ, आपका अकाउंट पूरी तरह ठीक है। सब कुछ परफेक्टली कंप्लाइंट है। कल जो लार्ज इंटरनेशनल ट्रांसफर आया था वह भी पूरी तरह क्लीन है। और क्योंकि अमाउंट 50 मिलियन युआन से ऊपर है, आपको ऑटोमेटिकली हमारे हाईएस्ट प्रीमियम वीआईपी टियर में अपग्रेड कर दिया गया है। और जेड आज यहाँ इसलिए आई थी ताकि वह पर्सनली आपका अकाउंट हैंडल कर सके और आपको हाईएस्ट लेवल सर्विस प्रोवाइड कर सके। मैं धीरे धीरे सिर हिलाता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरे सीने में बनी हुई चिंता की गांठ धीरे धीरे खुल रही है। जब तक पैसे का सोर्स इश्यू नहीं है तब तक मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी। क्लिफ आगे कहता है, आज सुबह जोंगदाओ लॉ फर्म के लॉयर सलिवन खुद हमारी ब्रांच में आए थे। उन्होंने आपके रीसेंट अकाउंट एक्टिविटी की फॉर्मल इंक्वायरी फाइल की थी। यह कहते हुए क्लिफ कुछ पल के लिए रुक जाता है। वह मेरी तरफ देखता है, यह कंफर्म करता है कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। फिर आगे बोलता है, उन्हें हायर करने वाले आपके फादर इन लॉ हैं। यह सुनते ही मेरी नजरें तुरंत ऊपर उठ जाती हैं। क्या? शब्द मेरे मुंह से अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर समझदारी भरी मुस्कान आ जाती है। मेरी बची हुई सारी चिंता पूरी तरह गायब हो जाती है। अब सब समझ में आ गया था। क्लिफ गंभीरता से सिर हिलाता है। आपके करंट अकाउंट ईयर के तहत आपके अकाउंट को हाईएस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपके अलावा और कुछ ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज के अलावा किसी को भी आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। हम पूरी तरह लीगल अथॉरिटी के साथ उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं टेबल पर उंगली से हल्की टैपिंग करते हुए कहता हूं, छिपाने जैसा कोई सीक्रेट नहीं है। मेरी आंखों में ठंडी स्पष्टता उभर आती है। जब से नादिया को पता चला था कि मैंने 30 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी खरीदी है, वह खुद सामने आकर कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। एक समय के लिए तो मुझे लगा था कि शायद वह बदल गई है, लेकिन अब समझ आया, कोई पीछे से उसे गाइड कर रहा था। मैनेजर क्लिफ, मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। इसके बाद मैं कुछ मिनट लेकर नादिया के साथ अपने रिश्ते और डिवोर्स का पूरा ओवरव्यू उसे समझाता हूँ। मैं शादी के दौरान हुए हर अपमान की कहानी नहीं सुनाता, बस जरूरी फैक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि हर मिलने वाले इंसान को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना मुझे कभी पसंद नहीं था। जहां तक मेरे अकाउंट में पड़े 100 मिलियन युआन की बात थी, उसके बारे में भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मेरी नजर में बिलियनर सिस्टम पहले ही हर चीज लीगल और क्लीन बना चुका था। ऊपर से कोई कहानी जोड़ना सिर्फ मुझे सस्पिशियस दिखाता। क्लिफ पूरी बात ध्यान से सुनता है, फिर गंभीरता से सिर हिलाता है। अगर आपकी बात सही है तो नादिया का आपके एसेट्स पर कोई लीगल क्लेम नहीं बनता, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको हमारी पार्टनर फर्म के टॉप टियर लॉयर से कनेक्ट कर सकता हूं। यह सुनते ही मैं तुरंत सिर हिलाता हूं। यही बात मैं सुनना चाहता था। मुझे नादिया के परिवार से शिकायतें जरूर थीं, लेकिन मैंने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। वे आखिरकार रैना का परिवार भी थे। मेरा इरादा हमेशा यही था कि हम अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी जिएं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि साइनेड डिवोर्स एग्रीमेंट के बाद भी वे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने तो रिलोकेशन कंपेंसेशन तक लेने से मना कर दिया था, फिर भी वे मेरे पैसे के पीछे आ गए। सच तो यह था कि नादिया का परिवार कोई गरीब परिवार नहीं था। नादिया की स्टेबल जॉब थी। उसके पिता रिटायर्ड लो लेवल ऑफिशियल थे जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती थी। उसकी माँ रिटायर्ड टीचर थीं, उन्हें भी अच्छी पेंशन मिलती थी। उनके 3 बेडरूम अपार्टमेंट का मॉर्टगेज भी सालों पहले खत्म हो चुका था। 4 लोगों के परिवार की कंबाइंड मंथली इनकम 30,000 युआन से ऊपर थी। अमीर नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह परेशान भी नहीं थे। असली समस्या हमेशा नादिया रही थी, उसकी बेकाबू स्पेंडिंग हैबिट्स। उसे कभी पैसों की कीमत समझ नहीं आई। टॉप टियर स्किन केयर, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, लग्जरी बैग्स, हजारों युआन खर्च करना उसके लिए आम बात थी। दोस्तों के साथ हर हफ्ते कई बार बाहर खाना, हर आउटिंग पर 1,000 से 2,000 युआन खर्च। महीने दर महीने यही चलता रहता था और आखिर में कुछ भी नहीं बचता था। इसी लाइफस्टाइल की वजह से वह हमेशा मुझे नीचा समझती थी। उसे हमेशा लगता था कि मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमाता। वह लगातार मुझे दूसरे हस्बैंड से कंपेयर करती रहती थी। किसी को डिजाइनर बैग मिला, किसी को ओवरसीज ट्रिप मिली, किसी ने लग्जरी कार खरीदी, और हर कंपैरिजन का निशाना मैं बनता था। वह मुझे देखे बिना ताना नहीं मार सकती थी। उसकी क्रिटिसिज्म कभी खत्म नहीं होती थी। अगर मैं जवाब देता तो मामला और खराब हो जाता। अगर चुप रहता तो वह आरोप लगाती कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं और इमोशनली डिस्टेंस बना रहा हूं। उन घुटन भरे सालों को याद करके आज भी मेरा दिल भारी हो जाता है। लेकिन एक बात के लिए मैं सच में ग्रेटफुल हूं कि मैं वहां से निकल आया। अगर मैं और ज्यादा समय उस जिंदगी में रहता तो शायद पूरी तरह टूट जाता। लेकिन अब यह सब अतीत बन चुका था। जहां तक नादिया के परिवार की बात थी, मुझे पहले से अंदाजा था कि वे एक दिन जरूर सामने आएंगे। वे सभी एक जैसे थे, लालची, स्वार्थी और जहरीली जुबान वाले। जैसे ही उन्होंने मुझे सफल होते देखा, वे वापस आ गए। लेकिन इस बार हालात अलग थे। मैं उन्हें दोबारा कभी अपने ऊपर नहीं चलने दूंगा। डिवोर्स में मैं नादिया को सब कुछ देकर खाली हाथ निकल गया था। ऊपर से रैना की कॉलेज एक्सपेंसेस भी मैं ही उठा रहा था, जबकि नादिया ने चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर
एक सेंट तक नहीं दिया। उससे ज्यादा निर्दयी वह शायद हो ही नहीं सकती थी। और अब जब मेरी जिंदगी बेहतर हो गई थी, उसे लगा कि वह वापस आकर हिस्सा मांग सकती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं होने वाला था। क्लिफ मेरी बात समझते ही तुरंत सिर हिलाता है, फिर अपना फोन उठाता है और जेड और रेक्स दोनों को वापस बुला लेता है। उनके आते ही वह जेड की तरफ देखता है और साफ तथा दृढ़ आवाज में कहता है, आज से जेड आपकी डेडिकेटेड पर्सनल कॉन्शियरे रहेगी। यह आपको हमारे सभी अवेलेबल सर्विसेज समझाएगी, अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देगी, 24 घंटे रीचेबल रहेगी और आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। जेड तुरंत सिर हिलाती है और एक एक बात ध्यान से याद करती है। इसके बाद लंच आराम से चलता रहता है, बातें होती रहती हैं, खाना आता रहता है और देखते ही देखते 1 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर जाता है, जबकि हमारे बीच लगभग 6 से 7 ऑन्स बाइजू भी खत्म हो चुका होता है। जब आखिरकार खाना खत्म हो जाता है, तब पूरा ग्रुप टोंगफू गार्डन से एक साथ निकलता है और फेरी पकड़कर वापस डॉक की तरफ लौटता है, जिस पर लिली पूरे समय यहीं इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह मुझे उतरते हुए देखती है, वह तुरंत कार लेकर सामने आ जाती है, जल्दी से बाहर निकलती है और मेरे लिए दरवाजा खोल देती है। लिली हमेशा से उन लोगों में रही है जिन्हें लग्जरी चीजें बहुत बहुत पसंद होती हैं। पहले उसके पास इतने साधन नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ दूर से ही ऐसी लाइफ को देख पाती थी। लेकिन अब जब पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वह इस लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती है, जिस पर जब वह शानदार तरीके से कार को उस भव्य और आलीशान रेस्टोरेंट के सामने रोकती है और डोरमैन झुककर उसके लिए दरवाजा खोलता है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, तब उसके अंदर जो वैनिटी और लोगों की जेलसी फील करने का एहसास पैदा होता है, वह उसने अपनी 30 साल से ज्यादा की जिंदगी में कभी फील नहीं किया था। अगर शुरुआत में मेरे साथ इस अजीब और समझाना मुश्किल रिश्ते में रहने को लेकर उसके मन में थोड़ी झिझक या असहजता थी भी, जिसे वह खुद भी मानना नहीं चाहती थी, तो वह सब अब गायब हो चुका था। सिर्फ 2 दिन और 1 रात असली अमीरों वाली लाइफ जीने के बाद वह इस लग्जरी से भरी जिंदगी की पूरी तरह आदी हो चुकी थी और अब पहले जैसी जिंदगी में वापस लौटना उसके लिए नामुमकिन था। जिस पर रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर खड़ा क्लिफ जैसे ही लिली को कार से बड़े ग्रास के साथ उतरते हुए देखता है, वह तुरंत सतर्क हो जाता है। साफ तौर पर वह 30 की उम्र में है, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली मैच्योर और आकर्षक खूबसूरती किसी भी आदमी के लिए बेहद खतरनाक थी। खासकर उसका चेहरा, जो किसी मशहूर एक्ट्रेस जैसा लगता था, लेकिन याद नहीं आता था कि कौन सी, और उसके साथ उसका पूरी तरह बैलेंस्ड फिगर। कोई भी आदमी पहली नजर में अपनी इमेजिनेशन को काबू में नहीं रख पाता, लेकिन क्लिफ दुनिया देख चुका आदमी था। हालांकि वह एक पल के लिए जरूर खो जाता है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेता है। मिस्टर रीफ, बैंक ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स तैयार किए हैं। अगर आप अपनी ड्राइवर से ट्रंक खुलवा दें तो मैं लोगों से इन्हें अंदर रखवा देता हूं। क्लिफ अपनी हमेशा वाली प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहता है। मैनेजर क्लिफ, इसकी सच में जरूरत नहीं थी, यह तो बहुत ज्यादा है। मैं मुस्कुराते हुए हाथ हिला देता हूं। बिल्कुल नहीं, यह तो हमारे हाईएस्ट ईयर प्रीमियम वीआईपी क्लाइंट्स के लिए सामान्य बात है। आगे से ऐसे गिफ्ट्स हर क्वार्टर में आपको भेजे जाएंगे। समय आने पर बस जेड को अपना प्रेफर्ड डिलीवरी एड्रेस बता दीजिए। जिस पर क्लिफ उसी आरामदायक मुस्कान के साथ जवाब देता है। जब वह इतनी दूर तक बात ले ही गया था, तो मैं भी औपचारिक मना करना छोड़ देता हूं और लिली से ट्रंक खोलने को कहता हूं। इसके बाद बैंक के 2 मेल एम्प्लॉयज, जो साफ सुथरी यूनिफॉर्म में होते हैं, बॉक्सेस और बैग्स लेकर हमारी तरफ आते हैं। वे तेजी से सारा सामान अंदर रखना शुरू कर देते हैं। मैं एक नजर डालता हूं। प्रीमियम बाइजू, प्रीमियम सिगरेट्स, प्रीमियम टी, इंपोर्टेड फ्रूट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स। सिर्फ इस कलेक्शन की मार्केट वैल्यू ही आराम से 10,000 युआन से ऊपर जाती थी। तो यही मतलब होता है टॉप टियर वीआईपी क्लाइंट होने का। बुरा नहीं है, मैं मन ही मन सोचता हूं, जबकि ट्रंक धीरे धीरे भरता जाता है। मिस्टर रीफ, लॉयर वाली बात को लेकर मैंने जेड को पहले ही ब्रीफ कर दिया है। एक टॉप लोकल अटर्नी जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा। बाकी डिटेल्स आप सीधे लॉयर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। क्लिफ गर्मजोशी से कहता है, जिस पर मैं सिर हिलाकर उसका धन्यवाद करता हूं और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता हूं। इसके बाद जेड तुरंत आगे आती है और मेरे लिए कार डोर खोल देती है। साथ ही एक हाथ मेरे सिर के ऊपर रखती है ताकि कहीं मैं टकरा न जाऊं। मैं आपको वीआईपी सर्विस की पूरी डिटेल्स थोड़ी देर में भेज दूंगी। क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? आपका फोन नंबर ही आपका वीचैट आईडी है ना? वह मुस्कुराते हुए कार विंडो के पास झुककर कहती है। मैं सिर हिलाता हूँ और विंडो बंद कर देता हूँ। कार आगे बढ़ने लगती है, जिस पर लिली उत्सुकता से पूछती है कि वह लड़की कौन थी। जेड, मेरी डेडिकेटेड कॉन्शियर्स, मैं जवाब देता हूँ। यह सुनकर लिली हल्का सा हंस देती है, जिस पर मैं पूछता हूँ, हंसी किस बात पर आ रही है? उसमें बैंकर वाली वाइब नहीं है, वह ज्यादा किसी टीचर जैसी लगती है। लिली मुस्कुराते हुए कहती है। मैं कुछ पल उसके शब्दों पर सोचता हूँ और फिर अचानक समझ जाता हूँ कि वह क्या कहना चाहती है। इसके बाद हम दोनों रास्ते भर बातें करते रहते हैं और मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती कि उसका ध्यान ड्राइव से हट जाएगा। पहली बात, जैसा वह खुद कहती है, वह 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली वेटरन ड्राइवर है। दूसरी बात, इस फ्लैगशिप सेडान के सेफ्टी सिस्टम्स कमाल के हैं, एक शब्द में कहूं तो सॉलिड। और इसके अलावा कार का बिल्ट इन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम उसके लिए ड्राइविंग को और भी आसान बना देता है। तभी अचानक रिंग रिंग
एक साफ फोन नोटिफिकेशन की आवाज पूरे माहौल में गूंजती है, जिस पर मैं फोन निकालकर स्क्रीन की तरफ देखता हूँ। कॉलर आईडी पर नादिया का नाम दिखाई देता है। हेलो, मैं ज्यादा नहीं सोचता और सीधे कॉल रिसीव कर लेता हूँ। दूसरी तरफ से नादिया की ठंडी और सपाट आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज में वही दबाव और हुक्म चलाने वाला अंदाज मौजूद था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, जिस पर मेरी भौहें अपने आप सिकुड़ जाती हैं और फोन पकड़ने वाली उंगलियां थोड़ी ज्यादा कस जाती हैं। ठीक है, कहाँ? मैं सीधे पूछता हूँ। कुछ पल की चुप्पी के बाद नादिया जवाब देती है, जेड रिवर एस्टेट, और फिर व्यंग्य से जोड़ती है, वैसे भी तुम्हारे उस कीमती पेंट हाउस का टूर भी कर लूंगी। उसकी आवाज में छिपा गुस्सा फोन के पार भी साफ सुनाई देता है। ठीक है, गेट पर पहुंचो तो मुझे कॉल करना, मैं अंदर आने की परमिशन दे दूंगा। मैं इतना कहकर बिना दूसरा शब्द बोले कॉल काट देता हूं, जिस पर दूसरी तरफ नादिया स्क्रीन को घूरती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस बार मैंने पहले कॉल काट दिया। उसकी उंगलियां फोन पर कस जाती हैं और उसका पहले से खराब मूड और ज्यादा भयानक हो जाता है। रीफ, डिवोर्स हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और अब तुम मुझ पर कॉल काटने लगे हो? काफी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर। नादिया दांत भींचते हुए ठंडी नफरत से कहती है। क्या वह नादिया थी? जिस पर स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए लिली आराम से पूछती है। वह साफ तौर पर पूरी बातचीत सुन चुकी थी। हाँ, वह आमने सामने बात करना चाहती है, मैं जवाब देता हूँ। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह वही थी? मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ। विमेन्स इंट्यूशन, और मत भूलो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लिली आंख मारते हुए कहती है। सही कहा, मैं हंस देता हूँ। इसके बाद हम एस्टेट में पहुंच जाते हैं। पार्किंग गेट अपने आप खुल जाता है और लिली कार को सीधे अंडरग्राउंड गैराज में ले जाती है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, वाह कैसी बेस्ट फ्रेंड हो तुम। डिवोर्स की स्याही भी ठीक से नहीं सूखी और तुम पहले ही उसके एक्स के साथ सो चुकी हो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे साथ सोए थे? लिली तुरंत पलटकर जवाब देती है। उसकी आंखों में शरारत और नकली नाराजगी दोनों दिखाई देती हैं। जो भी हो, फर्क क्या पड़ता है? मैं हंसते हुए कहता हूँ, डिवोर्स के बाद से और बिलियनियर सिस्टम मिलने के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था, जिस पर मेरा आत्मविश्वास और खुद को कैरी करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। लिली के साथ इस तरह मजाक करना, पुराना रीफ कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब यह सब सांस लेने जितना आसान लगने लगा था। ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, लिली मुस्कुराकर कहती है। फिर कुछ पल बाद वह थोड़ा गंभीर होकर पूछती है, रीफ जब नादिया यहाँ आएगी तो क्या मुझे कहीं और चले जाना चाहिए? कहीं और क्यों जाओगी? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता हूँ। वह पहले से ही ये सोचकर आ रही है कि तुमने उससे अपनी दौलत छिपाई थी। वह यहाँ तुम पर गुस्सा निकालने आ रही है, और उसके बाद अगर वह मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लेती है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पूरी तरह फट पड़ेगी? लिली जानकार मुस्कान के साथ कहती है। मैं कुछ पल सोचता हूँ। सच कहूँ तो उसकी बात में दम था। नादिया को जानता हूँ, वह सच में ऐसा कर सकती थी। तो तुम्हारा सजेस्टेशन क्या है? मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, जिस पर लिली अपना प्लान बताती है कि नादिया को कैसे हैंडल करना चाहिए। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ और उसे जीनियस कह देता हूँ। वह सिर हिलाकर हल्की सी आह भरती है, खुद पर एक छोटा सा मजाक करती है, स्टीयरिंग व्हील पर हल्की टैप देती है और कार को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पार्किंग स्पेस में लगा देती है। इसके बाद हम दोनों साथ में ऊपर जाते हैं। रास्ते में वह मजाक करते हुए कहती है कि आज रात वह मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाएगी। मैं कार से बाहर निकलता हूँ, जिस पर लिली मेरा हाथ पकड़कर अपनी बाह में डाल लेती है, बिल्कुल किसी रियल कपल की तरह। हम दोनों एलिवेटर में चढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं और फ्रंट डोर खोलकर अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, लिली धीरे से मेरी जैकेट उतार देती है, फिर झुककर मुझे इंडोर स्लीपर्स पहनाने लगती है। इसके बाद जब वह देखती है कि मैं लिविंग रूम के बड़े सोफा पर आराम से बैठ चुका हूं, तो वह किचन की तरफ जाती है और मेरे लिए गर्म ग्रीन टी तैयार करती है। फिर बड़े ध्यान से फ्रेश कट फ्रूट से भरी एक एलिगेंट फ्रूट प्लेटर भी मेरे सामने रख देती है। मैं आराम से मुलायम सोफा में धंस जाता हूँ। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब लिली मेरी तरफ देखकर नरम आवाज में कहती है, रीफ आराम से टीवी देखो, मैं फ्लोर मोप करके आती हूँ। यह कहकर लिली हल्के कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वह मुश्किल से 2 कदम ही चलती है कि मैं आगे बढ़कर उसकी कलाई को हल्के से पकड़ लेता हूँ। रुको, मैं अभी भी सोफा पर बैठा होता हूँ, उसकी कलाई थामे हुए उसकी तरफ देखता हूँ। पहले जाकर खुद को साफ कर लो। मैं कॉफी टेबल की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, एक सॉफ्ट टिश्यू उठाता हूँ और धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके होठों के कोने पर लगे हल्के से निशान को साफ करने लगता हूँ, जिस पर मेरी आवाज भी पहले से ज्यादा नरम और गर्म हो जाती है। लेकिन लिली तुरंत हाथ हिलाकर मुझे रोक देती है। कोई बात नहीं रीफ, सच में, वह धीरे से कहती है। इसके बाद वह टी टेबल की तरफ बढ़ती है, एक साफ ग्लास उठाती है, उसमें आधा ठंडा पानी भरती है और सिर पीछे झुकाकर कुछ घूंट में पूरा पानी पी जाती है। देखा, अब सब ठीक है, वह ग्लास नीचे रखते हुए मुस्कुराकर कहती है। फिर वह थोड़ा झुककर मेरे काफी करीब आ जाती है, अपने होंठ हल्के से खोलती है और मेरी तरफ गर्म सांस छोड़ते हुए हंसकर कहती है, चलो स्मेल करके देखो। स्मेल करो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मान जाता हूँ कि सच में कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बनावटी नाराजगी के साथ कहता हूँ, ठीक है, लेकिन आज रात सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना। मैं सोफा पर बैठा उसे देख रहा होता हूँ, जिस पर लिली मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन पकड़ लेती है और जोर से हंस पड़ती है। हाँ, अभी भी वही फेस बना रहे हो?
वह हंसते हुए कहती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। इसके बाद जब वह वापस लौटती है तब उसके हाथ में मोप होता है। वह झुककर पहले से चमकते हुए लिविंग रूम के फ्लोर को भी साफ करना शुरू कर देती है। मैं सोफा पर बैठा उसे कुछ देर तक देखता रहता हूँ और फिर आखिर बोल ही पड़ता हूँ, लिली तुम सच में बहुत डेंजरस हो। जिस पर लिली सिर उठाकर हंसती है और तुरंत जवाब देती है, रीफ तुम भी कम शैमलेस नहीं हो। फिर वह आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, बस इंतजार करो, आज रात मैं तुम्हें हर चीज का पछतावा करवाऊंगी। यह सुनकर मैं भी हंस पड़ता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस कल सुबह बैक पेन की शिकायत लेकर मत आना। मैं मजाक में कह देता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिमाग में एक बात बार बार घूम रही होती है, आखिर लिली ऐसा कैसे कर लेती है और मुझे वह जरा भी इरिटेटिंग क्यों नहीं लगती। एक पल के लिए भी नहीं, बल्कि उल्टा मैं उसकी इस बात को एडमायर करने लगता हूँ। काफी देर सोचने के बाद भी मैं बार बार एक ही आंसर पर पहुंचता हूँ, लिली बहुत अच्छे से खेलना जानती है, वह कैलकुलेटिंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह इंसान को इतना कंफर्टेबल फील करवाती है कि सामने वाला चाहकर भी उससे नाराज नहीं हो पाता। तभी अचानक मेरा फोन बज उठता है। मैं फोन निकालकर देखता हूँ, नादिया। मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, मैं गेट पर हूँ, गार्ड को बोल दो। दूसरी तरफ से नादिया की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज में ठंडापन भी था और जल्दबाजी भी। इसके तुरंत बाद एक सम्मान भरी आवाज सुनाई देती है, हेलो मिस्टर रीफाइड, बाहर मिस जो आपसे मिलने आई हैं। हाँ, मैं बिल्डिंग 6 के यूनिट 601 का ऑनर हूँ, उन्हें अंदर आने दीजिए। मैं आराम से जवाब देता हूँ, जिस पर गार्ड भी सम्मान से जवाब देता है, जी सर। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। मैं उठकर फ्रंट डोर की तरफ जाता हूँ और सिक्योरिटी डोर खोल देता हूँ। बाहर नादिया खड़ी होती है। उसने ब्लैक फिटेड सूट पहना हुआ था और वही डिजाइनर बैग उसके कंधे पर लटका था जिसे मैं सैकड़ों बार देख चुका था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह एक शब्द भी नहीं बोलती, बस कुछ सेकंड मुझे घूरती है और फिर सीधे लिविंग रूम के बीच में चली जाती है। उसकी नजरें पूरे पेंट हाउस पर घूमने लगती हैं। चारों तरफ फैली हुई आलीशान सजावट, भव्य इंटीरियर, लग्जरी से भरा हर कोना, जिस पर नादिया की सांसें तेज होने लगती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नजर फ्लोर मोप करती हुई लिली पर पड़ जाती है। लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? नादिया की आवाज में हैरानी साफ सुनाई देती है, जिस पर लिली भी अभिनय करते हुए चौंक जाती है। नादिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली की बात सुनते ही नादिया का गुस्सा आधा गायब हो जाता है और उसकी जगह शौक ले लेता है। क्या क्या तुम और रीफ अलग नहीं हो चुके थे? मैं लिली के चेहरे पर आते जाते हर एक्सप्रेशन को देख रहा होता हूँ, उसकी हैरानी, उसकी घबराहट, उसका अभिनय, जिसे देखकर मुझे हंसी रोकनी पड़ती है। महिलाएं सच में जन्मजात एक्ट्रेस होती हैं। तभी नाडिया तेजी से मेरी तरफ मुड़ती है और कुछ कदम में मेरे सामने पहुंच जाती है। वह लिली की तरफ उंगली करते हुए पूछती है, ये सब क्या है? लिली तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों है? लेकिन मैं उसके गुस्से को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। सीधे सोफा तक जाता हूँ और आराम से उस पर बैठ जाता हूँ। फिर आलस भरे अंदाज में कहता हूँ, लिली तुम ही समझा दो। जिस पर लिली तुरंत मोप को एक तरफ टिकाती है और धीरे धीरे नादिया के पास आ जाती है। वह अपने बालों की एक लट कान के पीछे करती है और नरम आवाज में कहती है, नादिया प्लीज नाराज मत हो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसके बाद वह घबराहट और जल्दबाजी से भरा हुआ एक्सप्रेशन बनाकर समझाने लगती है, रीफ ने यह अपार्टमेंट हमारी कंपनी से खरीदा है। 30 मिलियन युआन की डील पूरी होने के बाद इन्हें ऑटोमेटिकली हाईएस्ट टियर ऑनर स्टेटस मिल गया और उस स्टेटस के साथ डेडिकेटेड पर्सनल कॉन्सियर्स भी मिलता है। रीफ ने खास तौर पर मेरा नाम चुना। मैं सच में यह असाइनमेंट नहीं लेना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की मना करने की, लेकिन कंपनी नहीं मानी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने यह असाइनमेंट नहीं लिया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये कहते कहते लिली की आंखें लाल होने लगती हैं। नादिया तुम मेरी सिचुएशन जानती हो। मैं जिस पुराने अपार्टमेंट में रेंट पर रहती हूँ उसका रेंट ही मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाता है। अगर जॉब चली जाती तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं बचती। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वह गहरी सांसें लेती है, मानो किसी तरह खुद को रोने से रोक रही हो, और उसका यह कांपती हुई आवाज वाला परफॉर्मेंस कमाल कर जाता है, जिस पर नादिया की आंखों में मौजूद शक आधे से भी ज्यादा कम हो जाता है। वह आगे बढ़कर लिली की पीठ थपथपाती है। उसकी आवाज भी नरम पड़ जाती है। ठीक है लिली, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। यह आदमी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का इस तरह फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? यह कहकर वह मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। रीफ अपार्टमेंट की बात बाद में करूंगी, लेकिन तुम जानते थे कि लिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी तुमने जानबूझकर उसे अपने पास असाइन करवाया और उससे फ्लोर तक साफ करवा रहे हो। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? जिस पर मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के सोफा से उठता हूँ और जाकर टेलीविजन बंद कर देता हूँ। फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूरी तरह सपाट आवाज में कहता हूँ, हाँ मैंने उसे डेडिकेटेड ओनर सर्विस देने के लिए रखा है। मैं उससे फ्लोर मोप करवाता हूँ, लॉन्ड्री करवाता हूँ, खाना बनवाता हूँ, उसे अपना पर्सनल ड्राइवर भी बनाया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात सुनकर नादिया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ने लगता है, लेकिन मैं रुकता नहीं, उल्टा और आग में घी डाल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह यहीं रहे, हर दिन मेरे साथ रहे। कोई ऑब्जेक्शन है? मेरे आखिरी शब्द सुनते ही नाडिया की आंखें लाल हो जाती हैं। वह पूरी ताकत से चिल्ला उठती है, रीफ तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
यह कहते ही वह पूरी तरह नियंत्रण खो बैठती है और पागलों की तरह मेरी तरफ झपट पड़ती है। उसका हाथ हवा में उठ जाता है, नाखून सीधे मेरे चेहरे की तरफ आते हैं, लेकिन मैं पहले से तैयार होता हूँ, जिस पर मेरा हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ता है और उसकी कलाई को बीच में ही पकड़ लेता है। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, नादिया, अगर एक समझदार इंसान की तरह बात करनी है तो बैठो और बात करो, लेकिन अगर ऐसे ही बर्ताव करोगी तो बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। मेरी पकड़ उसकी कलाई पर और मजबूत हो जाती है, लेकिन इससे नादिया और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। वार्निंग तो दो, वार्निंग करो जो करना है, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, वह चीखते हुए कहती है, जिस पर लिली तुरंत दौड़कर आती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नादिया हर सेकंड और ज्यादा गुस्से में डूबती जा रही होती है। आखिर मैं उसकी कलाई पकड़कर उसे मजबूती से सोफा पर धक्का दे देता हूँ। नरम कशिन उसे चोट लगने से बचा लेते हैं, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सामने रखा ग्रीन टी कप उठाती है और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक देती है। मैं साइड स्टेप कर लेता हूँ, कप नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद वह फ्रूट प्लेटर भी पलट देती है। हो गया? मैं ठंडी नजरों से पूछता हूँ। जो कप तुमने अभी तोड़ा है उसकी कीमत 6000 युआन है। यह सुनकर नादिया एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल फिर अकड़कर खड़ी हो जाती है, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, क्या तुम्हें उसका पेमेंट नहीं करना चाहिए? ये अपार्टमेंट तुम्हारा है क्या? किसने परमिशन दी तुम्हें यहाँ चीजें तोड़ने की? मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पेमेंट करो। कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, लेकिन नादिया घमंड से मुझे घूरती रहती है। फिर तेज आवाज में बोलती है, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारा अपार्टमेंट मतलब क्या? मैं साफ कह रही हूँ, इस जगह पर मेरा भी आधा हक है। मैं जो चाहूं तोड़ सकती हूँ, और तुम मेरा क्या कर लोगे? हालांकि यह शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगता है कि जमीन धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है, जिस पर उसकी उंगलियां अनजाने में मुड़ने लगती हैं। वह जल्दी से अपनी जैकेट का किनारा पकड़ती है और खुद को संभालती है। फिर जैसे ही उसे अपने पेरेंट्स द्वारा बताए गए प्लान और स्ट्रैटेजी याद आते हैं, जिनके बारे में घर से निकलने से पहले बात हुई थी, उसका कॉन्फिडेंस एक बार फिर वापस लौट आता है।